अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आज पेश कर रही हूँ आपके सामने, सीप, सागर और साहिल। अगरचे शॉर्ट नावल है लेकिन कोशिश करूँगी कि एक दो दिन में आपको लॉन्ग नावल भी मिल जाए। तो बाकी सबसे पहले तो माज़रत कि काफ़ी लंबा गैप आ गया चैनल पर, और आप लोगों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी हैं जो वैसे ही रखी हुई हैं। किसी भी रिक्वेस्ट का मैंने जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब यही है कि मैं सारा जितने भी कमेंट हैं वो सारे मैं रीड करूँगी, और जो जो नावल होंगे जो कि बाकी चैनल्स पर अगर नहीं हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उन्हें मैं रीड कर लूँ। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट ऐसी भी हैं जो ग्रुप में आई हुई हैं, तो उन पर भी मैं अब तवज्जो दूँगी। तो बस थोड़ा-सा था गैप ये वाला जो था कि आप लोगों ने भी ताउन किया कि थोड़ा घर पर काम हो रहा था, तो माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है अब। तो अब प्रॉपर नॉवेल स्टॉक पर भी और नजमा स्टूडियो पर भी टाइम दूँगी। बस कोशिश करूँगी, आप दुआ कीजिएगा कि उस कोशिश में कामयाब हो जाऊँ कि दोनों चैनल्स को ही टाइम दूँ। तो आ जाइए फिर, आज का जो नावल है शॉर्ट है लेकिन लॉन्ग बहुत जल्द दूँगी आपको। तो चलते हैं फिर नावल की तरफ। मुझको अफ़सोस नहीं अपने लहू होने का, मुझको अफ़सोस नहीं अपने लहू होने का, तेरे गुलशन की बहारें तो निखर आई हैं। मुझको मालूम है अंदर से दुखी है तू भी, तेरी पलकें मुझे अफ़सुर्दा नज़र आई हैं। कितनी हैरानी की बात थी, वो उसके सामने बैठी थी मगर उसने उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। हालाँकि वो इंतहाई खूबसूरत था, शायद वो उसकी तवज्जो इसलिए भी हासिल नहीं कर सका था कि खूबसूरत चेहरे उसे इतना मुतासिर नहीं करते थे, बल्कि शुरू से ही चेहरों की ज़ाहिरी खूबसूरती के बजाय बातिनी खूबसूरती और किरदार की पाकीज़गी को पसंद करती, चाहे वो किसी भी जिन्स से ताल्लुक़ रखती हो। दरअसल तवज्जो ना देने का सबब ये भी था कि वो एक अंग्रेज़, शायद अमेरिकन था। वो यूनिवर्सिटी का पहला दिन था और वो वक्त से कुछ पहले ही पहुंच गई थी, इसलिए अब प्रोफेसर बारी का पीरियड अटेंड करने के लिए थोड़ी सी स्टडी करना चाह रही थी ताकि उनका लेक्चर अच्छी तरह समझ सके। वो स्टडी के लिए सेमिनार रूम में चली आई थी। वहीं वो स्टडी टेबल पर झुका कुछ लिखने में मसरूफ था, अलबत्ता बैठने का अंदाज बिल्कुल पाकिस्तानी मर्दों जैसा था। उसने सरसरी तौर पर उस पर नजर डाली थी, और चूंकि इस वक्त इत्तेफाक से पूरा सेमिनार रूम स्टूडेंट से भरा पड़ा था और पूरे हॉल में अब सिर्फ एक चेयर ही खाली थी, लिहाजा इसी शख्स के ऐन सामने चेयर पर बैठना पड़ा, वरना अगर वो थोड़ी भी देर करती तो कोई दूसरा स्टूडेंट इस खाली जगह पर आके लम्हों में पूर कर देता। इसलिए बैठने में देर नहीं लगाई थी, अब बुक खोलकर स्टडी शुरू कर दी थी। वो अपनी स्टडी में पूरी तरह मुनहमक थी, तभी उसने पुकारा था, एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकता है? उसने सीप शाह से मुखातिब होकर कहा था। वो गैर मुतवक्को तौर पर उसको उर्दू जुबान में बात करते सुनकर हैरान जरूर हुई थी। शायद उसकी हैरानी को अमेरिकन ने महसूस कर लिया था, इसलिए बड़े गौर से सीप शाह की आंखों में झांकते हुए देखा था, और एक लम्हे के लिए वो गड़बड़ा गई थी। बड़ी गहराई थी उसकी बोलती आंखों में। मैंने पूरा एक साल प्रोफेसर बारी से उर्दू जुबान सीखी है, उसने हैरानी दूर करते हुए वजाहत की थी, और वो उसकी जहानत की कायल हो गई थी कि उसने सीप के चेहरे और आंखों में लिखे सवाल बल्कि शायद उसकी सोच को भी पढ़ लिया था। जी फरमाइए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? वो अब भी सीप के सवालिया अंदाज को देख रहा था, लिहाजा सीप ने मरवतन जवाबन कहा था। उसकी नीली आंखें काफी रोशन थीं। ना जाने क्यों उसका गौर से देखना सीप को बड़ा अजीब सा लग रहा था। क्या आप मुझे ये पैराग्राफ समझा सकता है? उसने बहुत ठहर ठहर कर कहा था, और रजिस्टर सीप की तरफ बढ़ा दिया था। जरूर, क्यों नहीं, दिखाइए इधर। सीप शाह ने उसके हाथ से रजिस्टर लेते हुए कहा था, और फिर सिराज मुनीर की लाइफ हिस्ट्री के मुतालिक बताते हुए उसे समझाने लगी थी, और इस दौरान वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला था। प्रोफेसर बारी की क्लास का टाइम हो चुका था। सीप के साथ वो भी क्लास अटेंड करने के लिए साथ ही चल पड़ा था। ये उनकी पहली मुलाकात थी, और इसी मुलाकात में उसे पता चल गया था कि उसका नाम ईसा है। अगले रोज वो फिर लाइब्रेरी में मिल गया था, और स्टडी के दौरान उसने एक और सवाल कर डाला था। दरअसल सीप शाह और वो एक ही टेबल पर मौजूद थे। एक बात पूछ सकता हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो? उसने काफी साफ उर्दू में पूछा था। वो सवालिया अंदाज में सीप की जानिब देख रहा था और जवाब का मुंतजिर था। जी पूछिए, सीप ने गैर मुल्की स्टूडेंट की रियायत देते हुए अखलाकन उसकी झिझक दूर करने के लिए पुरखलूस लहजे में कहा था। क्या आप सिंधी हैं? आई मीन, आप सिंध से बिलोंग करता है? ये सवाल मैं आपकी अजरक को देखकर बोल रहा है। ईसा ने उसकी चादर की तरफ इशारा करते हुए कहा था। हाँ, ये अजरक हमारे खानदानी वकार, शान और शौकत और रवाज के मुताबिक बड़ी इज्जत वाली शय समझी जाती है, लिहाजा इसकी बेहरमती को लोग आज भी अपने अबाओ अजदाद की रवायात और सिंधी रवायात की तौहीन तस्वुर करते हैं। वो खानदान की पहली लड़की थी जो आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी जा रही थी। अजरक के जिक्र पर उसे
کچھ دن پہلے والا واقعہ یاد آ گیا تھا جب اس کے بابا سائیں نے اس کے سر پر چادر اجرک ڈالتے ہوئے کہا تھا، ہم نے اپنی محبت اور کشادہ دلی سے مجبور ہو کر تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی جانے کی اجازت تو دی ہے، لیکن اب تمہیں بھی اپنے اعلیٰ خاندان کی اور اس اجرک کی روایتی حرمت کو برقرار رکھنا ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ تم ہماری بات اچھی طرح سمجھ رہی ہو۔ اور اس نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ اجرک کی حرمت کو برقرار رکھے گی۔ وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی اور ساتھ کھڑے شہرام نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ دراصل شہرام اس کا چچا زاد اور منگیتر تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ وہ شروع دن سے ہی کافی محتاط تھی اور اس نے کسی کلاس فیلو لڑکے سے دوستی اور کسی کو خود سے بے تکلف ہونے نہیں دیا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ یونیورسٹی میں شہرام اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا، بلکہ اسے خود بھی لڑکوں سے دوستی رکھنا پسند نہیں تھا۔ کلاس فیلوز کی حیثیت سے سب سے ہیلو ہائی تھی۔ وہ یونیورسٹی صرف اور صرف تعلیم کے حصول کے لیے آئی تھی۔ وہ اپنے ذہن کی بالغی اور اپنے شوق کی خاطر اردو ادب میں ماسٹرز کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت اچھی شاعرہ بھی تھی۔ وہ کالج لائف میں کالج کے ادبی میگزین کی ایڈیٹر بھی تھی اور مختلف ماہناموں میں بھی اس کی شعری کلام وقتاً فوقتاً شائع ہوتا رہتا تھا، لہٰذا اس کا پسندیدہ مضمون اور اردو شاعری تھا اور اس شعبے میں وہ ایم فل بھی کرنا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے ابھی سے اپنے تحقیقی مقالے کا موضوع بھی چن لیا تھا۔ عیسیٰ کی باتوں سے اندازہ ہوا تھا کہ اسے نہ صرف اردو ادب سے دلچسپی ہے بلکہ وہ سندھ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے۔ جانے اس کے پیچھے کیا محرک تھا، اس لیے سیپ کو تجسس اور دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا وہ پوری کلاس میں اب تک صرف عیسیٰ اور شامین ملک سے بے تکلف ہو کر گفتگو کر لیا کرتی تھی۔ وہ بھی صرف اسٹڈی سے متعلق اور غیر ملکی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے وہ اس کو اخلاقاً مدد دے رہی تھی، البتہ اردو زبان پر عبور حاصل کرنے کی اس کے شوق و جستجو کو محسوس کرتے ہوئے سیپ نے اس کی باتیں کافی توجہ سے سنی تھیں اور آئندہ بھی اسٹڈی میں اس کی مدد کرنے کی درخواست کو قبول کر لیا تھا۔ عیسیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا وہ سندھی ہے؟ جی ہاں، میں سندھی ہوں۔ میرے بابا شاہ سائیں ہمارے آبائی گاؤں کے ذمہ دار ہیں اور اپنے خاندان کے سجادہ نشین بھی ہیں، لیکن ہم شہر میں رہتے ہیں۔ البتہ میرے چاچا سائیں اب بھی گاؤں کی حویلی سے باہر رہائش رکھنا اپنی اور اپنے خاندان کی شان و شوکت کی توہین سمجھتے ہیں اور گاؤں میں اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو چھوڑنا اپنے بزرگوں سے بے وفائی تصور کرتے ہیں۔ وہ آج بھی بڑے جاہ و جلال سے اپنے علاقے پر حکومت کرتے ہیں، جبکہ میرے بابا یہاں شہر میں انڈسٹری لگا چکے ہیں جسے میرے بڑے بھائی ارباز شاہ سنبھالتے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اور اپنی فیملی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتی چلی گئی تھی اور وہ بڑی دلچسپی اور انہماک سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں کچھ اپنے بارے میں بتاؤں آپ کو؟ عیسیٰ نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ سیپ نے بے ساختہ کہا تھا۔ سیپ کو اس کی باتوں سے دلچسپی پیدا ہوتی جا رہی تھی اور تجسس بھی تھا کہ آخر سندھ سے اس کا کیا تعلق ہے۔ میرا فادر مسلم تھا اور میری ماما انگلش وومن تھی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوگا کہ میرا فادر سندھی تھا۔ اب ان دونوں کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ میں یہ بہت افسوس سے بھی کہوں گا کہ میرا فادر نے میری ماما کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ صرف گرین کارڈ کے لیے میری ماما سے پیپر میرج کیا تھا۔ بعد میں وہ امریکہ میں سیٹ ہونے کے بعد واپس اپنی فرسٹ وائف کے پاس چلا گیا تھا، پر وہ میری ماما کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری ماما نے اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے ان کی لیگلی سپریشن کے بعد میری ماما نے دوسری شادی کر لی اور مجھے ڈے کیئر سینٹر میں ڈال دیا۔ میں نے ہمیشہ ہاسٹل اور بورڈنگ کی لائف کو دیکھا ہے۔ دراصل میرا اسٹیپ فادر مجھ کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے ماما نے مجھے تھوڑا بڑا ہونے پر بورڈنگ میں ڈال دیا تھا۔ پھر میں ہاسٹل چلا گیا۔ میں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی سے ہسٹری میں ماسٹرز کیا۔ پھر میں پاکستان آ گیا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ مجھے اب اپنے ماما اور پاپا کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ انہیں بھی شاید میری ضرورت نہیں تھی۔ میری ماما نے اپنا مذہب نہیں چینج کیا تھا، اس لیے انہوں نے میرا نام عیسیٰ رکھا تھا۔ آپ کو یہ سن کر بھی حیرانی ہوگی کہ میرے اجداد میں ایک لیڈی سندھی گزری ہے۔ وہ نسل در نسل چلنے والے رشتے میں ہماری گرینڈ ماں لگتی تھی۔ میرے فادر کا تعلق سندھ سے تھا۔ مجھے بھی پاکستان آنے کا اور سندھ دیکھنے کا شوق تھا، اس لیے میں ادھر آیا ہے۔ اب میں یہیں رہوں گا۔ آپ شاید میری باتوں پر یقین نہیں کر رہی۔ میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اپنے اجداد کی لائف ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عیسیٰ نے سیپ کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرانی کو محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کافی حساس تھا اور فوراً ہی چہروں کے اتار چڑھاؤ کے تاثرات پڑھنے کا ماہر بھی، کیونکہ واقعی سیپ کو عیسیٰ کی باتیں سن کر حیرانی ہو رہی تھی اور مشکل یہ تھی کہ سامنے بیٹھا شخص چہرے اور سوچ پڑھنے کا ماہر تھا، اس لیے سیپ کچھ خجل سی ہوئی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنی بات مکمل کریں، میں پوری توجہ کے ساتھ آپ کی باتیں سن رہی ہوں۔ سیپ نے جلدی سے کہا۔ آج سے کئی سو سال پرانی بات ہے، بلکہ سچا واقعہ ہے کہ جب انگریزوں نے سندھ پر حملہ کیا تھا تو وہاں کی عورتوں کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے اور زبردستی ان سے شادیاں کر لی تھیں۔ ان میں ایک سندھی عورت ایسی بھی تھی جس نے
तमाम उम्र इस चादर अजरक की रिस्पेक्ट की, उसने हिफाजत की और वर्षे के तौर पर अपनी अगली जनरेशन को दी गई थी। मेरी मामा की ग्रैंड माँ के पास उनकी निशानी के तौर पर अजरक का वो पीस अभी भी हिफाजत से रखा है। आपका अजरक देख मुझे याद आ गया था कि मेरा भी सिंध की इसी सौगात से ताल्लुक है। मुझको फ़ख्र है कि वो सिंधी खातून जो हमारी फैमिली में गुजरी थी, हम उनकी जनरेशन है। ईसा ने बड़ी अकीदत से कहा था। वो बड़ी हैरानी से उसे इतनी स्लीस उर्दू में बातें करते सुन रही थी। उसके खानदानी पस मंज़र के बारे में सुनकर खुशी के साथ साथ दुख भी हुआ था कि एक सिंधी और मुस्लिम शख्स ने ईसा की माँ को धोखा देकर उसके इत्तेमाद को ठेस पहुंचाकर सिंधियों और मुसलमानों के आला किरदार की तौहीन की थी। अलबत्ता उसे इस बात की खुशी थी कि वो न सिर्फ मुस्लिम बल्कि एक सिंधी भी था। अपने परनानी के हवाले से अब वो उसका हमवतन सिंध का रहने वाला अबाओ अजदाद के हवाले से भी है। लाइब्रेरी में तुम पढ़ने आती हो या गैर मुल्कियों से बातें करने आती हो? शहराम जाने कब उसकी पुश्त पर आ खड़ा हुआ था और उसे और ईसा को एक ही टेबल पर बड़े इन्हमाक से बातें करते हुए देखकर बोला था। वो रवायती मर्दों वाली सोच रखता था, इसलिए उसे सीप का एक गैर मर्द से इतने बेतकल्लुफ़ अंदाज में तन्हाई में गुफ्तगू करना पसंद नहीं आया था। वो उसकी मुंगेतर और चचाज़ाद थी, इसलिए वो उसे अपनी मर्जी से रोक टोक करने को अपना हक समझता था। मैं यहाँ तफरीहन नहीं बैठी हूँ, बल्कि हम तालीमी मौजू पर ही गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर तुम्हें तफसील मालूम करनी हो तो घर पर मुझसे मालूम कर लेना। अगर तुम ये समझते हो कि मेरी जासूसी करके कोई इल्ज़ाम तराशी करोगे तो ये तुम्हारी भूल है। शाह साईं को मुझ पर पूरा इत्तेमाद है और वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी भी उनके इत्तेमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। मैं यहाँ तालीम हासिल करने आई हूँ और अपने मकसद में कामयाब होकर ही यहाँ से सुरखरू होकर जाऊंगी। सिर्फ चचाजाद और मंगेतर के नाते तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने और तनकीद करने का अख्तियार नहीं मिल गया। आइंदा मेरी जासूसी मत करना, वरना मैं शाह साईं से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। सीप ने कड़े तेवरों से शहराम सोमरू से मुखातिब होकर कहा था और सामने बैठे ईसा से एक्सक्यूज करते हुए तेजी से अपनी फाइल और नोटबुक उठाकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गई थी। चूंकि वो अंग्रेज था और सीप का क्लास फेलो भी, इसलिए शहराम ने ज्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा था और खुद भी लाइब्रेरी से बाहर निकल गया था। ईसा कुछ न समझने की कैफियत में मुब्तला वहीं बैठा रह गया था। सीप ने अपनी और ईसा की तमाम गुफ्तगू शामीन को सुना दी थी और उसकी दिलचस्प स्टोरी सुनकर शामीन मलिक को भी ईसा से मिलने का शौक पैदा हो गया था। दरअसल वो एक हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी। वाकई किसी गैर मुल्की या अंग्रेज की जुबान से उर्दू जुबान में गुफ्तगू सुनकर बहुत अच्छा लगता है। सीप ने उसे बताया था कि ईसा अच्छी खासी साफ उर्दू बोलता है। वो दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थी और एक दूसरे को अच्छी पड़ोसी भी थी, इसलिए दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। शामीन का भाई जमशेद उर्फ जिमी शहराम का क्लोज फ्रेंड था और इन तीनों की भी आपस में काफ़ी दोस्ती थी, लेकिन उसके बावजूद शामीन शहराम और सीप के चचाजाद के अलावा किसी और रिश्ते की नोयत से ला इल्म थी। हेलो शहराम, तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? शामीन और सीप उसके डिपार्टमेंट से गुजरते हुए उर्दू डिपार्टमेंट में जा रही थी। तभी शामीन ने सामने से आते हुए शहराम से मुखातिब होकर कहा था, जो अपने दोस्तों के साथ था। आई एम फाइन, तुम सुनाओ, आजकल उर्दू अदब की कौन सी सनफ ईजाद करने की प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो? वैसे भी मुझे तुम्हारी जैसी कॉन्वेंट की पढ़ी हुई लड़की से ये हरगिज उम्मीद नहीं थी कि वो उर्दू जैसे बोर्ड सब्जेक्ट में मास्टर्स करेगी। शहराम ने साथ मौजूद सीट पर चोट करते हुए कहा था और वो जानता था कि अब वो जरूर उसको तंज का जवाब देगी। देखो शहराम, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और बहैसियत पाकिस्तानी हमें इसका मजाक उड़ाने के बजाय उस पर फ़ख्र करना चाहिए। हर कौम अपनी तहजीब व तमद्दन, अपने कल्चर और ज़ुबान पर फ़ख्र करती है और उसकी इज्जत करती है। तुमसे ये किसने कह दिया कि कॉन्वेंट के पढ़े लोगों को उर्दू ज़ुबान से कोई दिलचस्पी नहीं होती? ये ज़रूरी नहीं है शहराम सोमरो कि हर कोई इस नज़रिए पर यकीन रखता हो कि अपनी रसूमात, अपनी हकीकतों को तनकीद का निशाना बनाकर ही हम मॉडर्न और आला तालीमी याफ्ता कहला सकते हैं। माना कि आजकल अपने मुल्क, अपनी ज़ुबान और तहजीब व सकाफत पर तनकीद करना फैशन सा बन गया है, लेकिन हर शख्स इस नज़रिए से इत्तफाक नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं है कि कौम का हर फर्द डॉक्टर, इंजीनियर और बिलखुसूस सियासतदान बनकर ही अपने मुल्क को कौम की खिदमत कर सकता है, बल्कि आजकल शायर, अदीब भी अपनी फील्ड में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। उम्मीद है आइंदा तुम ख्याल रखोगे। शामीन ने काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली थी, क्योंकि वो लोगों की और इस सोच से तंग आ गई थी कि शायर और अदीब माशरे के मुस्तरद करदा बेकार लोग हैं, जिनसे मुल्क, कौम और माशरे को फ़ायदा पहुँचने के बजाय उनका महज वक्त ज़ाया होता है। मुफक्करों और दानिशवरों की नज़रियात पर ही तो ये सारी दुनिया का कारोबार चल रहा है। फिर अदीब व दानिशवर जो कि किसी भी माशरे की अखलाकी तामीर व तश्कील में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वो माशरे का बेकार इंसान कैसे हो सकता है? शामीन मलिक और सीप दोनों इस मामले में हमराय और मुत्तफिक थी, इसलिए इस मौजू पर बहस करके
से जीत नहीं सकता था कोई, बल्कि इस मौजू पर तनकीद करके वो अपनी शामत ही बुलवाता था। भला ये किस कानून या किताब में दर्ज है कि उर्दू बोलने वाले बिलखसूस उर्दू मीडियम लोग जहानत और काबिलियत से आरी होते हैं। उर्दू सब्जेक्ट को बतौर खास पढ़ने वाले लोग किसी और शोबे में खुद को मनवा नहीं सकते हैं, इसलिए इस फील्ड में आ जाते हैं। ये सोच इंतहाई फरसुदा और सरासर गलत और बेमैनी है। आज खिलाफ मामूल सीट के बजाय शामीन ने शहराम की तनकीद का जवाब दिया था और अपना खूब दिफा किया था। बहुत खूब शामीन, जबरदस्त तकरीर कर लेती हो। तुम्हें तो पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में होना चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो मेरी तरह अगले साल इलेक्शन में बतौर लीडर खड़ा होना चाहिए। चलो, इतनी अच्छी तकरीर करने पर मेरी तरफ से आज कैफेटेरिया में तुम्हारी ट्रीट पक्की है। शहराम ने शामीन मलिक की तरफ से इतने भरपूर वजनी दलाइल सुनने के बाद लाजवाब होते हुए दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा था, ये तो सच है शहराम सोमरो, बहस में तुम मुझसे तो क्या सीप से भी नहीं जीत सकते हो। वैसे अगर तुमने हार तस्लीम ही कर ली है तो मैं अपनी जहानत की दाद के तौर पर तुमसे ट्रीट लेने के लिए तैयार हूँ, वरना मेरा तो ख्याल था कि तुम मेरी बातों से इख्तलाफ करते हुए काफ़ी गर्मा गर्म बहस करोगे। तुमने तो हथियार ही डाल दिए। शामीन ने भी हंसते हुए खिलाफ आदत शहराम के तामुन की तरफ इशारा करते हुए कहा था, हम तो बगैर खेले बाजी जीतने वालों में से हैं शामीन बीबी। हम हर मैदान में बिला मुकाबला जीतने के आदी हैं। भला हम फाते लोगों को कौन हरा सकता है। शहराम ने एक बार फिर खामोशी खड़ी सीट पर चोट करते हुए कहा था, मगर शामीन मलिक उसकी जो मैनी बात से ला इल्म थी, जबकि शहराम की अपनी तरफ मैनी खैजी से देखने के अंदाज ने सीप के चेहरे को गुस्से की हिद्दत से तिमतमा दिया था, मगर वो फिर भी जब्त कर रही थी। शामीन, अगर तुम्हारा मूड लंबी बहस करने का है तो तुम यहाँ ठहरो, मैं तो अपनी क्लास में जा रही हूँ। इससे पहले कि सीप के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता, उसने यहाँ से जाने में ही आफियत समझी थी। अरे नहीं सीप, मैं भी साथ चल रही हूँ, बस 1 मिनट, शामीन ने सीप से मुखातिब होकर कहा था और शहराम की तरफ मुतवज्जो हुई थी। यूं तो तुम्हारी इस बात और दावे पर भी काफी तवील बहस की जा सकती है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हमेशा मर्द ही फाते नहीं ठहरता है, कभी कभी वो फाते बनकर भी मफतूह ही रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम नहीं करता। ओके, फिर कभी इस मौजू पर से हासिल बहस होगी। शामीन ने चंद लफ्जों में ही शहराम की बात का बड़ा भरपूर जवाब दिया था और सीप के अंदर ढेरों इत्मीनान और सुकून उतरता चला गया था। आज शामीन ने सचमुच उसका दिल खुश कर दिया था। अगरचे वो उन दोनों की मुश्तरका दोस्त थी, मगर हमायत हमेशा सीप ही की करती थी और आज शामीन के ख्यालात सुनकर सीप को लगा था कि जैसे वो उसके अंदर की सोच की तर्जुमानी कर रही हो। आज उसे अपनी दोस्त शामीन पर बड़ा प्यार आ रहा था, क्योंकि आज उसने शहराम सोमरो जैसे मगरूर और दौलत के नशे में चूर शख्स को काफ़ी जिच किया था। ये सच था कि शहराम का रवैया और अंदाज शामीन को पसंद नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि वो शहराम से मोहब्बत करती थी। अगरचे उनकी आपस में कोई कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन शहराम ने अपने रवैये और बातों से गैर महसूस तरीके पर उसे जता दिया था कि वो उसे पसंद करता है। चूंकि शामीन मलिक मोहब्बत में अना परस्ती की कायल नहीं थी, इसलिए उसने कभी शहराम की ज़ात की खामियों को अना का मसला नहीं बनाया था। वो इस बात की कायल थी कि किसी शख्स को कबूल करने के लिए उसे उसकी खूबियों और खामियों समेत कबूल किया जाए। आज शहराम ने जो आखिरी बात करते हुए कुछ जताने की कोशिश की थी, उससे शामीन मलिक की अना और वक़ार को ठेस ज़रूर पहुंची थी। वो शहराम से मोहब्बत ज़रूर करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो खुद को फाते समझे। भला मोहब्बत के खेल में फाते और मफतूह का फ़लसफ़ा क्या हकीकत रखता है, जब ये हकीकत अयां है कि मोहब्बत वजूद को नहीं बल्कि दिलों को तस्खीर करती है। शहराम का मोहब्बत के बारे में जाने क्या फ़लसफ़ा था, मगर वो मोहब्बत को सिर्फ इतना ही समझ पाई थी कि मोहब्बत सूद ज़िया, हार जीत और अनापरस्ती से मबरा होती है। मोहब्बत में अनापरस्ती नहीं होती, और अगर अनापरस्ती होती है तो वो मोहब्बत नहीं होती। वो छोटी छोटी बातों पर मोहब्बत को अना की सूली पर चढ़ाने की कायल नहीं थी, इसीलिए वो अपने मिजाज के खिलाफ शहराम की ज़ात की खामियों को अपनी अना का मसला नहीं बनाती थी, क्योंकि वो सचमुच खूबियों और खामियों से कतई नज़र शहराम से मोहब्बत करती थी। सीप, ये शहराम सोमरो मुस्तकबिल में हमारे लिए क्या रवायती सियासी रहनुमा और सियासतदान नहीं बन सकता है, शामीन ने सस्ते हुए सीप से मुखातिब होकर कहा था। इसके बावजूद वो आइंदा मुस्तकबिल में एक सियासी रहनुमा और सियासतदान बनकर हमारे ऊपर ज़रूर मुसल्लत होगा। हमारी फैमिली के लड़के तो पैदाइशी सियासतदान होते हैं, अलबत्ता भाई अरबाज शाह पता नहीं किस पर चले गए हैं। उन्होंने ख़ानदानी रीत रिवाज की पासदारी नहीं की थी, फिर भी वो कामयाब हैं। इसकी वजह यह है शामीन मलिक के भाई अरबाज शाह मर्द हैं, और हमारे ख़ानदान और बिलखसूस माशरे में मर्दों पर कोई असूल, कोई ख़ानदानी कानून और रीत रिवाज की पासदारी का असूल लागू नहीं होता है। हमारे ख़ानदान के सारे असूल, सारे कवानीन और रीत रिवाज सिर्फ औरतों के लिए होते हैं। शहराम भी उसी मखसूस फरसुदा एहसास बरतरी के माहौल में परवान चढ़ा है, इसलिए उसकी फरसुदा सोच कोई तब्दील नहीं कर सकता। वो अपने गांव के हारियों को अपनी रियाया समझते समझते शहर के पढ़े लिखे और आज़ाद लोगों को भी जहनी तौर पर
اپنی ریا سمجھنے لگا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر کوئی اس کے ذہن کی سوچ اور اس کی بات کی تائید کرے۔ شخصی آزادی اور سوچ کی آزادی کا وہ سرے سے قائل ہی نہیں ہے۔ اسے دنیا کا کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا۔ سیپ نے بڑے مایوس کن انداز میں کہا تھا۔ وہ تو رشتوں اور روایتوں کی زنجیروں میں جکڑی تھی، اس لیے شہرام کی زیادتیوں کا منہ توڑ جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اس لیے اکثر خاموش رہنے کی کوشش میں اپنے ضبط نفس کا امتحان لیتی تھی، مگر شامین ملک اس سے کوئی رعایت برتنے کو تیار نہیں تھی۔ اس لیے وہ شہرام کی سیپ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا بدلہ کسی نہ کسی طریقے سے لے لیتی تھی، اور شہرام جیسا منہ پھٹ اور اکھڑ شخص شامین ملک کے آگے ہتھیار ڈال دیتا تھا، کیونکہ وہ انتہائی پر اعتماد اور دلکش شامین ملک سے متاثر ضرور تھا۔ اگر میں شہرام سومرو کو بدل کر رکھ دوں تو تم مجھے کیا انعام دو گی؟ میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اپنے گھر کی عورت کو زیر تسلط رکھنے والے لوگ، بلکہ مرد، باہر کی عورت کے سامنے خود زیر ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں شہرام سومرو کو تبدیل کر کے دکھا سکتی ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ پتھر کو بھی اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو شہرام سومرو تو پھر ایک عام سا شخص ہے جسے تصویر کرنا ناممکن ہے۔ وہ بے خیالی اور جوش میں اپنے دل کا راز عیاں کر بیٹھی تھی، اور سیپ کی سوالیہ نظروں میں جھانکتے سوال کو پڑھ کر اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور وہ خجل سی ہو گئی تھی۔ تمہیں شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے شامین، مجھے پتا ہے کہ شہرام سومرو تمہارے ہاتھوں فتح ہو چکا ہے، اور تم اسے بہت پہلے ہی تسخیر کر چکی ہو۔ وہ خود کو فاتح کہتا ہے، حالانکہ وہ خود مفتوح ہے۔ کسی کو تسخیر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن تم نے شہرام جیسے مرد کو تسخیر کر کے واقعی محبت اور نسوانیت کی وقار کی لاج رکھ لی ہے۔ اب مجھے انتظار ہے کہ شہرام ملک کب تمہارے سامنے اپنی شکست اور ہار کو تسلیم کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں محبت جیسی شے مضبوط سے مضبوط اور چٹان جیسی سخت زمین میں بھی نرمی کا بیج بو دیتی ہے۔ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور میری دعا ہے کہ تم سچ مچ اپنے ارادوں میں سرخروئی پاؤ۔ سیپ نے بڑے مضبوط لہجے میں پر یقین لہجے میں کہا تھا، اور اس کی مشکل آسان کرنے میں شامین ملک نے اسے بے اختیار گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ کہیں سیپ اس کی حریف ثابت نہ ہو، یا پھر کسی خاندانی ریت رواج کی پاسداری میں بھینٹ نہ چڑھ جائے۔ وہ اب تک بے خبر تھی کہ سیپ اور شہرام سومرو کا آپس میں ایک اور رشتہ بھی ہے۔ شاید سیپ اسے خود سے کسی طرح وزن کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس حقیقت کو جان کر شامین ملک کسی غلط فہمی یا مایوسی کا شکار ہو، اس لیے وہ فی الوقت خاموش رہی تھی، حالانکہ اسے شامین کو اس حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا کہ اسے شہرام سومرو کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ چلو بھائی، پروفیسر باری اپنی کلاس میں جا رہے ہیں، سیپ نے کلاس میں جاتے ہوئے پروفیسر باری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اور وہ دونوں تیزی سے کلاس روم کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ شہرام شہر میں تعلیم کے غرض سے اپنے تایا شاہ نواز کے ساتھ رہ رہا تھا۔ بعد میں اس کا پروگرام گاؤں سے اپنے علاقے سے الیکشن لڑنا تھا۔ وہ شروع سے سیاست میں رہے تھے۔ اس کے بابا حق نواز شاہ بھی MNA رہ چکے تھے، اور اب ان کی خواہش تھی کہ اگلے الیکشن میں شہرام قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے۔ وہ بزرگوں کے فیصلوں میں مداخلت کرنے کا قائل نہیں تھا، اس لیے سیپ سے منگنی پر بھی اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مگر بہت بعد میں اسے یہ احساس ہوا تھا کہ اسے سیپ کی ذات سے کوئی لگاؤ، کوئی انسیت اور کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اپنے بے پرواہ رویوں سے کچھ عرصے سے وہ اس کی انا کا مسئلہ ضرور بن گئی تھی۔ اسے شہرام سے منگنی کے بعد بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، جبکہ شہرام چاہتا تھا کہ وہ اس کی پرواہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہر جائز و ناجائز حکم کی بجا آوری بھی کرے۔ یہ بات سیپ کو ہرگز گوارا نہیں تھی۔ اس کے بابا شاہ سائیں نے رواج سے ہٹ کر اسے بہت رعایت دی تھی، اور اعلیٰ تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ کوئی خواہش بھی رد نہیں کی تھی، لہٰذا اب وہ ان کے فیصلے سے اختلاف کر کے انہیں مایوس کرنا نہیں چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے عمر بھر سمجھوتے کی سلیب پر ہی کیوں نہ لٹکنا پڑے۔ اس لیے فی الوقت خاموش تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی شہرام سومرو سے منگنی پر اعتراض نہیں کر سکی تھی، حالانکہ ان کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ پھر بھی خاموش رہنے پر مجبور تھی، لیکن اب اس حقیقت سے آگاہ ہونے پر کہ شامین ملک جیسی پر اعتماد ذہین اور مضبوط لڑکی شہرام کو پسند کرتی ہے، تو اسے کچھ امید ہو گئی تھی کہ شاید مستقبل میں وہ شہرام جیسے شخص کی رفاقت سے محفوظ رہ سکے گی۔ اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کا تصور سیپ کے لیے بہت مشکل تھا۔ ساری بات دل کی سمجھنے اور قبول کرنے کی ہوتی ہے۔ اس نے کبھی شہرام سومرو کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس سے منگنی کے بعد سیپ کے دل میں شہرام کے لیے انسیت یا محبت کے جذبات پیدا ہو سکے تھے۔ ہیلو، کیسی ہو؟ وہ تیزی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی، تبھی پشت پر سے عیسیٰ کی آواز سن کر مڑی تھی اور رک گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، سیپ نے جواباً کہا تھا۔ دراصل اس روز لائبریری میں شہرام نے جو باتیں کی تھیں وہ عیسیٰ نے بخوبی سنی تھیں، اس لیے سیپ کے اس روز خاموشی سے لائبریری سے چلے جانے کے بعد وہ سمجھا تھا کہ اس روز کی بدمزگی کی وجہ سے شاید وہ اس سے ناراض ہو گئی ہوگی۔ وہ اس دن لائبریری میں موجود لڑکا آپ کا رشتہ دار تھا؟
وہ काफी नाराज लग रहा था। ईसा ने उस रोज का हवाला देते हुए शहराम के बारे में जानना चाहा था और वो ना चाहते हुए भी उसे बताने पर मजबूर हो गई थी कि वो उसका कजन है। अलबत्ता मंगेतर होने वाली बात जाने क्यों वो बता नहीं सकी थी। क्या तुम मुझसे नाराज हो? ईसा ने उसके संजीदा अंदाज की वजह से सवालिया लहजे में पूछा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। भला मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? आपने मेरा क्या नुकसान किया है? इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। सीप ने अपने लहजे को मुतवाजन रखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की थी। दरअसल वो शहराम की वजह से कुछ मोहतात हो गई थी। हालांकि उसके दिल में कोई खोट नहीं था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि शहराम इस बात को इशू बनाकर सीप के लिए कोई मसला खड़ा कर दे। वो पूरी यकसोई के साथ अपनी स्टडी करना चाहती थी और इन दिनों अपने असाइनमेंट पर काम कर रही थी। ओके, आपसे फिर बात होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उस रोज आपका कजन मेरी वजह से आप पर गुस्सा किया था। आई एम सॉरी, ईसा ने कहा था और तेजी से वहां से निकलना चाहता था कि सामने से आती हुई शामीन मलिक से टकरा गया था। आई एम सॉरी, रियली आई एम सॉरी मिस, ईसा ने उससे मुखातिब होकर कहा था। एक मिनट रुकिए प्लीज, शामीन ने उसे आगे बढ़ते देख फौरन कहा था, क्योंकि न सिर्फ वो कुछ फासले पर खड़ी सीप को देख चुकी थी, बल्कि ईसा के आखिरी अल्फाज भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए रुक कर सुन चुकी थी। और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये वही अंग्रेज अमेरिकन ईसा है जिसका जिक्र सीप ने उसके साथ किया था। दरअसल वो कुछ रोज से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी, इसलिए शामीन का उससे मिलने का शौक मजीद बढ़ गया था। आज इत्तफाकन उससे मुलाकात हो गई थी। सीप, तुम इनका मुझसे तारुफ नहीं करवाओगी? शामीन ने सीप से मुखातिब होकर ईसा की तरफ इशारा करते हुए कहा था। तुम तो इनके बारे में जानती हो, ये ईसा हैं, हमारे ही डिपार्टमेंट में होते हैं। और ईसा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड शामीन मलिक हैं। हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। सीप ने उन दोनों का आपस में तारुफ करवाते हुए कहा था। ना जाने उसके लहजे और उसकी आंखों में क्या बात थी कि शामीन ने बड़े गौर से उसकी तरफ जांचती निगाहों से देखा था। सीप शाह के चेहरे पर तो उसे कुछ नजर नहीं आया था, मगर ईसा के चेहरे पर वो बड़ी अजीब सी चमक दिख रही थी जिसे वो फिलवक्त कोई नाम नहीं दे सकती थी। चले ईसा, आपसे फिर कभी फुर्सत से बात होगी। इस वक्त हम दोनों लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं, शामीन ने ईसा से मुखातिब होकर कहा था और मुस्कुराते हुए दोस्ताना अंदाज में वो सीप का हाथ थामते हुए सीढ़ियां उतर गई थी। तुम खुद को समझती क्या हो? आज कैंटीन में शामीन के साथ आ जाती तो तुम्हारी शान तो नहीं घट जाती? खुद को कोई पहुंची हुई फिलासफर समझती हो? माना मैंने शामीन के कहने पर ट्रीट दी थी, मगर उसमें तुम भी शामिल थी। शहराम ने छुट्टी के वक्त बाकिंग में उसे रोकते हुए कहा था। शहराम ने आज कैंटीन में शामीन और अपने दोस्तों जमशेद मलिक और गुलरेज खान को ट्रीट दी थी। वो ऐसा ही था, खुश होता तो हातम ताई बन जाता था। दरअसल आजकल वो इसलिए भी खुश था कि उसे शामीन मलिक पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी थी और इन दिनों वो उसके बारे में संजीदगी से सोच रहा था। सीख तो कहीं पस मंजर में चली गई थी। शामीन मलिक उसके हवासों पर ऐसी छाई थी कि वो इस हकीकत को भी फरामोश कर चुका था कि उसके और सीप के माबैन क्या रिश्ता मौजूद है। बावजूद इसके कि शामीन मलिक सीप के मुकाबले में काफी बोल्ड, मॉडर्न और खुले जहन की थी। शहराम सोमरो जैसे लोग तो डरी सहमी और खामोश रहने वाली लड़कियों को पसंद करते हैं, जो उनकी हाकमियत के ज़ेरे साया अपनी मर्जी और हक की बात करने से भी डरती हैं। शहराम सोमरो को ऐसी लड़कियां बिल्कुल मुतासिर नहीं करती थीं, लेकिन सुनहरी रंगत और सुरमई आंखों वाली शामीन मलिक की शख्सियत में ऐसा क्या जादू था कि वो उसकी शख्सियत के शहर में डूबता चला जा रहा था। वो ज़हीन भी थी, बहादुर भी और खुददार भी। सबसे बढ़कर वो खानदानी एतबार से भी शहराम के मद्दे मुकाबिल थी। उसके पापा जुनेद मलिक शहर के मशहूर बिजनेसमैनों में शुमार होते थे और शामीन मलिक उनकी इकलौती बेटी थी। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि तुमने मुझे ट्रीट ऑफर नहीं की थी और ना ही तुमने मुझे मदऊ किया था, इसलिए बराए मेहरबानी अपनी फजूल से रिमार्क्स वापस ले लो और आइंदा मेरे बारे में इस तरह फजूल रिमार्क्स पास मत करना। मैं इज्जत करो इज्जत करवाओ के असूल पर यकीन रखती हूँ। अगर तुम बगैर जवाब के अपनी अना की तस्कीन पर नाम निहाद एहसास बरतरी के जाम में मेरी तौहीन करने की कोशिश करोगे तो मैं भी ये ख्याल नहीं रखूंगी कि तुम शहराम सोमरो हो या कोई आम राह चलते इंसान हो। मैंने तुम्हारे साथ भी कोई ज्यादती या बदतमीजी नहीं की, लिहाजा तुम्हें भी कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरी इंसल्ट करो, समझे? वो रुकी नहीं थी और गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद करते हुए गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा ले गई थी। शहराम ने झुंझलाते हुए पैर पटकने थे और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था और इन दिनों उस पर जाने क्यों झुंझलाहट तारी थी और खास तौर पर सीप को देखकर वो कुछ ज्यादा ही झुंझला जाता था। हेलो, शहराम स्पीकिंग, शामीन से बात करा दें। वो बिलाकर तंग आकर शामीन मलिक को कॉल कर रहा था। शामीन स्पीकिंग, खैरियत तो है शहराम? मैं शामीन ही बोल रही हूँ। ऐसी क्या बात पड़ गई? शामीन ने जवाबन दूसरी तरफ से रिसीवर में कहा था। प्लीज तुम अभी इसी वक्त घर आ सकती हो, वजह मैं तुम्हारे आने पर बताऊंगा, बस 10 मिनट से ज्यादा मत लेना। शहराम ने ये कहकर फोन ऑफ कर दिया था। शामीन का जवाब सुने बगैर ये क्या मजनू जैसा हुलिया बनाया हुआ है तुमने? भाई, छुट्टी लेने का ये मतलब नहीं है कि बंदा अपना हुलिया ही ठीक ना करे। चलो पहले अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ, मुझे वहशत हो रही है। शामीन ने
नॉक करके उसके बेडरूम में झांकते हुए कहा था और खुद किचन की तरफ बढ़ गई थी। आज इतवार का दिन था और वो नाश्ता किए बगैर शहराम का फोन सुनकर चली आई थी। वैसे भी वो बचपन से शाह पैलेस आ रही थी, इसलिए घर के मुलाजमिन से लेकर माली और ड्राइवर तक सबसे बेहद बेतकल्लुफ थी और अपनी मर्जी से बिला झिझक पूरे घर में कुछ भी कर सकती थी। वो फौरन किचन में घुस गई थी और रोशन बीबी के तैयार करदा नाश्ते को ट्रे में रखने लगी थी और साथ में गर्म चाय भी थर्मास में डालकर रख ली थी और शहराम के खुले बेडरूम की जाने बढ़ गई थी। शहराम के बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर उसने बेड टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। ये लो पहले गरम गरम नाश्ता, फिर कोई और बात होगी। वैसे भी मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा है कि तुम्हें ये अचानक क्या सूझी है। आखिर एक रात में कौन सी अवतार तुम पर आन पड़ी है जो यूं मुझे अर्जेंट कॉल किया। बात लेने के बाद वो सुरमई कुर्ता शलवार में काफी डिसेंट लग रहा था और उसे एक नजर देखकर शामीन मलिक के दिल की धड़कनें जीरो जबर होने लगी थी। वो हैंडसम तो था, आज कुछ उल्टा उल्टा सा शामीन को कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। उसने बड़ी तेजी से नजरों का जाविया बदला था और खुद को भी नॉर्मल किया था। वो किसी पर भी अपनी कमजोरी जाहिर करने वाली लड़की नहीं थी। शामीन, मैं चंद दिनों से बहुत बेचैनी और कश्मकश में मुब्तला हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। वैसे तुम आ गई हो, बहुत अच्छा किया। इस वक्त तुम्हें देखने को बहुत दिल चाह रहा था। शहराम ने चाय का कप उठाते हुए मुस्कुरा के कहा था। उसकी आखिरी बात सुनकर शामीन सचमुच पजल होने लगी थी। तुम मामले की नोयत बताओगी तो मैं कुछ हल पेश करूंगी ना। शामीन अनसुनी करते हुए कहा था। वैसे तुम्हारी थोड़ी देर पहले वाले हुलिये से अंदाजा होता है कि तुमको किसी से मोहब्बत हो गई है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना। शामीन ने मैंने खेज नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। ये ठीक था कि वो इतना जरूर जानती थी कि शहराम उससे मुतासिर है और उसे पसंद भी करता है, लेकिन उसने आज तक साफ लफ्जों में इजहार नहीं किया था। इसलिए शामीन चाहती थी कि वो उसके अंदर का हाल जानने की कोशिश करे तो वो आसानी से उस पर खुल जाएगा। मोहब्बत और मुझे नामुमकिन। वो तुम्हारी सीप शाह कहती है कि मुझे नज़ला और बुखार तो हो सकता है मगर मोहब्बत नहीं हो सकती। उसका कहना है कि मुझ जैसा बंदा जो लतीफ़ एहसासात से आरी हो और शायरी का मजाक उड़ाता हो, वो मोहब्बत जैसा नाजुक मर्ज पाल ही नहीं सकता। शहराम ने हल्का सा कहका लगाते हुए कहा था। नहीं, वो अपने मुशाहिदे और तुम्हारे रवैये की वजह से ऐसा कहती है, मगर ये दुरुस्त नहीं है कि तुम्हें मोहब्बत नहीं हो सकती है। मोहब्बत तो इतना मजबूत जज्बा है कि वो तो मजबूत से मजबूत चट्टानों और पहाड़ों जैसी सख्ती में भी अपना रास्ता बना लेता है। जैसे फरहाद ने पेशे से पहाड़ खोदकर नहर निकाली थी, ये उसकी मोहब्बत की मजबूती और ईकान ही था कि उसने पत्थर में भी दरार डाल दी थी। इसलिए शहराम सोमरो, तुम्हें भी मोहब्बत असीर कर सकती है, बल्कि शायद कर चुकी है, मगर लगता है तुम्हें उसका पूरी तरह अदराक नहीं हुआ है। शामीन ने पूरी संजीदगी से कहा था और फिर मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि वो एक शामीन के खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत लफ्जों के शहर में खोया हुआ था। शायद सीप शाह ने सही अंदाजा लगाया था। शामीन मलिक जैसी लड़की ही शहराम को तस्खीर कर सकती थी और उसे बदल कर रख सकती थी। वो इस पर यकीन के एहसास से सरशार हो रहा था। अच्छा छोड़ो इस टॉपिक को, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, मैं काफ़ी टेंशन में हूँ। शहराम ने गाड़ी की कीचेन ड्रेसिंग टेबल पर से उठाते हुए कहा था। ओके, लेकिन पहले मैं घर कॉल करके बता दूं, वरना मम्मा नाराज और परेशान भी होंगी। वैसे तुम्हारे मूड का कुछ नहीं पता चलता। शामीन ने फोन सेट की तरफ बढ़ते हुए शहराम से मुखातिब होकर कहा था और कॉल मिलाने लगी थी। ओके, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, शहराम ने बेडरूम से बाहर निकलते हुए कहा था। वो गाड़ी में फ्रंट डोर खोलकर बैठी तो शहराम ने तेजी से गाड़ी पोर्च से बाहर निकाली थी। शामीन ने घर फोन करके बता दिया था कि वो शहराम के साथ है। ईसा अपने प्रोफेसर बारी से बहुत मुतासिर था, इस वक्त भी वो उनके पास आया था। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब, आज मुझको आपसे एक ज़रूरी बात करना है। प्लीज़ आप मेरी बात को संजीदगी से सुनिएगा। ईसा ने प्रोफेसर बारी के ऑफिस में दाखिल होकर चेयर संभालते हुए कहा था। सर, आप तो जानता है कि मेरा फादर सिंधी मुस्लिम था, लेकिन मेरा मामा ने मुझको अपना मजहब पर चलाया। मैं जब भी चर्च जाता मुतमईन नहीं होता था, शायद इसलिए कि मेरे वजूद में एक मुस्लिम का खून मौजूद है। जब मेरी मामा ने सेकंड मैरिज किया तो उन्होंने चर्च जाना कम कर दिया था। वो फिर मुझे साथ लेकर कम ही जाती थी। मैं जब से पाकिस्तान आया है एक बार भी चर्च नहीं गया है। मैं जिस अपार्टमेंट के फ्लैट में रहता है वो वहाँ अक्सर मैंने अर्ली मॉर्निंग अजान की आवाज़ सुनी है, जो मुझको बहुत अच्छा लगता है। मैं ये बात पूरे सच्चे दिल से कह रहा है। मैं अपने फादर की तरह मुस्लिम बनना चाहता है। वैसे तो मैं पहले से ही मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं कभी अपने फादर के मजहब पर अमल नहीं किया है। प्लीज़ आप मेरी मदद करो। मैं अब कभी वापस अमेरिका नहीं जाऊँगा। मैंने कुछ दिनों से इस्लामिक लिटरेचर पढ़ना शुरू किया है, लेकिन उसकी ज़ुबान बहुत मुश्किल है, मुझको समझ नहीं आता है। प्लीज़ आप मेरी मदद करो। मैंने मजबूत इरादा कर लिया है कि मैं अब मुस्लिम के जैसा ज़िंदगी गुजारेगा। ईसा ने अपनी फैमिली और अपने आबाओ अजदाद की सारी हिस्ट्री ऑफ लाइफ मुख्तसरन प्रोफेसर बारी को सुना दी थी और इस के तो प्रोफेसर बारी भी गवाह थे कि ईसा के नाम के साथ उसके बाप का नाम सैयद मेहरान शाह डॉक्यूमेंट्स में दर्ज था, जिस पर आज तक किसी ने कोई एतराज़ भी नहीं किया था कि ये एक हकीकत थी।
اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ آج شام تم میرے گھر چلے آنا، میں اپنی سوسائٹی کے آنر سے بات کر کے مسجد کے پیشے امام کے پاس تم کو لے کر جا کر قبول اسلام کے سلسلے میں بات کروں گا۔ پھر وہ جیسا کہیں گے ویسا کریں گے، تم فکر مت کرو۔ تم دین حق کی جانب آنا چاہتے ہو تو ہر مسلمان بھائی تمہیں دل سے خوش آمدید کہے گا۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، پروفیسر باری نے اس کے شانے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی تسلی آمیز باتیں سن کر عیسیٰ شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی کلاس کی جانب چلا گیا تھا۔ وہ سیف شاہ کے ساتھ ساتھ اپنے کلاس فیلوز کو بھی سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے فی الوقت وہ خاموش تھا اور پوری سنجیدگی اور اطمینان سے پیریڈز اٹینڈ کر رہا تھا۔ سیف 2 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی کیونکہ شاہ سائیں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے گئے تھے۔ سیف شاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے ہفتے جب وہ یونیورسٹی جائے گی تو اتنی حیران کن خبر سننے کو ملے گی۔ عیسیٰ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ سب کچھ پروفیسر باری کی مدد اور حوصلہ افزائی سے ہوا تھا۔ اس کا اسلامی نام سید علی شاہ رکھا گیا تھا۔ آج عیسیٰ کی طرف سے پورے ڈپارٹمنٹ میں مٹھائی تقسیم کی جا رہی تھی اور اتنی غیر یقینی خبر اور عیسیٰ کی فیملی کے متعلق لائف ہسٹری کو سن کر سارے اسٹوڈنٹ بھی بہت حیران تھے اور دل سے خوش بھی تھے کہ ایک اور بندہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ کلاس فیلو اور پورے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ اسے مبارکباد دے رہے تھے، حتیٰ کہ شہرام سومرو اور اس کے دوستوں نے بھی کھلے دل سے عیسیٰ علی شاہ کو مبارکباد دی تھی اور سارے کلاس فیلوز نے اسے ٹریٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ویل ڈن علی شاہ، تم نے بہت گریٹ اور بہادری کا کام کیا ہے، لہٰذا اس گریٹ خوشی میں میری طرف سے آج شام کو تمہاری دعوت ہے۔ سب سے پہلے میں ٹریٹ دوں گی۔ ریئلی میں تمہارے اتنے بولڈ سٹیپ سے بہت خوش ہوں اور یہ جان کر اور خوشی ہوئی ہے کہ تم پہلے سے ہی مسلم ہو اور سیف شاہ کے قبیلے کے ہو۔ شامی نے بڑے پرجوش لہجے میں لابی میں کھڑے اسٹوڈنٹ میں گھرے مبارکبادیں وصول کرتے علی شاہ کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ ویسے ٹریٹ تو تم دونوں کو بھی دینی چاہیے، کیوں شہرام؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ شامین نے ساتھ کھڑے شہرام سے مخاطب ہو کر تائیدن کہا تھا۔ بھائی آخر علی شاہ تمہارے قبیلے کا ہے، اس لیے پہلے ٹریٹ دینے کا حق تو تم لوگوں کو ملنا چاہیے، لیکن کوئی بات نہیں، میں ٹریٹ دوں یا سیف شاہ ایک ہی بات ہے۔ شامین نے شہرام کو خاموش دیکھ کر اپنی بات کی وضاحت کی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اب ہم ٹریٹ دیں یا تم، دو ایک ہی بات ہے، تم اور میں الگ تھوڑی ہیں اب۔ شہرام کے منہ سے بے اختیاری میں نکل گیا تھا اور اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ سیف شاہ بھی نہیں کھڑی ہے، اور اسی لمحے سیف شاہ نے بھی سر اٹھا کر شہرام کی طرف دیکھا تھا اور وہ خجل سا ہو کر اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ دراصل اس نے ڈرائیونگ پر جا کر شامین ملک کو اپنے دل کا حال سنا ڈالا تھا، اس لیے اس وقت سیف کے سامنے ایسے الفاظ منہ سے نکل گئے تھے۔ چلو سیف فی الحال تو کینٹین چلتے ہیں، ویسے علی آج تو تم چیف گیسٹ لگ رہے ہو، اس لیے جب فارغ ہو جاؤ تو ہمیں جوائن کر لینا۔ شامین نے اسٹوڈنٹ میں گھرے علی شاہ کو مخاطب کر کے کہا تھا اور سیف کا ہاتھ تھامتے ہوئے نیچے کی طرف سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ کیا بات ہے، تم اتنی چپ چپ کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ گرم گرم سموسوں اور سینڈوچز کے ساتھ کولڈ ڈرنک کا آرڈر دے کر شامین نے چیئر سنبھالتے ہی سیف سے مخاطب ہو کر پوچھا تھا، جو آج صبح سے ہی خاموش اور سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس گاؤں میں شاہ بی بی کی طبیعت خراب ہے، میں انہی کے لیے پریشان اور فکر مند ہوں۔ اس وقت انہیں اپنے ان قریبی پرخلوص محبت کرنے والوں کی ضرورت ہے جنہیں زبردستی ان کی زندگی سے نکال دیا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے شامین، شاہ بی بی جن کا اصل نام ہدیہ شاہ ہے، وہ 25 برس سے شادی شدہ ہونے کے باوجود مجرد زندگی گزار رہی ہیں، صرف اور صرف اپنے بزرگوں کی ہٹ دھرمی اور نام نہاد انا کے پرچم کو بلند رکھنے کی خاطر وہ اپنی زندگی میں زہر گھول کر قطرہ قطرہ اپنی رگوں میں اتار رہی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ چاچا سائیں انہیں کبھی ان کے سسرال رخصت نہیں کریں گے۔ دراصل شاہ بی بی نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، لیکن چونکہ وہ شخص دولت و جائیداد میں ہمارے خاندان کے ہم پلہ نہیں تھا، اس لیے چاچا حق نواز نے انہیں رخصت ہونے نہیں دیا تھا۔ حالانکہ شاہ بی بی نکاح کر چکی تھیں اور اس بات کا گواہ ہمارے گاؤں کا پیشے امام ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ سنا ہے شاہ بی بی کے شوہر نے بہت زور لگایا تھا کہ وہ اپنی منکوحہ کو رخصت کرا لے، مگر ہمارے خاندانی اصل سوخ نے شاید انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ مایوس ہو کر وطن چھوڑ گئے تھے۔ شاہ بی بی فرسودہ رسم و رواج اور بڑوں کی انا پرستی کا شکار ہو کر حویلی کی غلام گردش میں عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہیں، مگر ان کے اپنوں کو ان پر ترس نہیں آتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اتنے سنگ دل اور ظالم کیوں ہیں، ان کا دل اپنے خون کی دگنگوں حالت کو دیکھ کر بھی کیوں نہیں پسیجتا۔ بولتے بولتے سیپ کا گلا رنک گیا تھا اور آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگ کر بہہ نکلے تھے، جبکہ شامین کافی حیرانی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پلیز سیپ ریلیکس میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی اور رحم کی امید رکھنی چاہیے۔ میرا یقین ہے کہ وہ بندے کو اس کی اطاعت اور سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، البتہ اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو ہی کڑی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ مجھے یقین ہے جلد ہی تمہاری شاہ بی بی کی آزمائش بھی ختم ہو جائے گی، تم فکر مت کرو۔ میں اس سلسلے میں پاپا سے بات کروں گی کہ وہ شاہ سائیں کو سمجھائیں، آخر وہ خاندان کے بزرگ ہیں، ان کے فیصلوں سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر شاہ سائیں ایک بار شاہ بی بی کے حق میں فیصلہ دے دیں تو پھر حق نواز انکل اپنی من مانی نہیں کر سکیں گے۔
शामीन ने सीप को तसल्ली देते हुए कहा था और ठंडे पानी का ग्लास उसकी जानिब बढ़ाया था, क्योंकि वो जानती थी कि सीप शाह कितनी नरम को मोहब्बत करने वाली लड़की है। काश कि तुम जो कह रही हो वैसा ही हो और शाह बीबी की बाकी आजमाइश अब खत्म हो जाए। अलबत्ता अब शायद उसका कोई फायदा नहीं है, सीप ने पानी का घूंट लेने के बाद कहा था। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मौजज़े और अनहोनियां इस दुनिया में होती हैं। अब ईसा को ही देख लो, कौन जानता था कि वो मुस्लिम खून निकलेगा और कबूल इस्लाम भी कर लेगा। मेरे लिए तो ये खबर सचमुच बहुत हैरान कुन है। इसलिए अब मेरा ईमान इस बात पर पुख्ता हो गया है कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है और अपने मौजज़ों से टूटे और बिखरे हुए लोगों के ईकान को फिर से पुख्ता कर देता है। हमें भी अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। चलो बस अब फौरन फ्रेश होकर आओ। सब स्टूडेंट हमारी तरफ ही देख रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें गन पॉइंट पर यहाँ लाई हूँ। शामीन ने हंसते हुए सीप शाह की भीगी आंखों की जानिब इशारा करते हुए कहा था और सीप भी मुस्कुराते हुए उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई थी कि शामीन मलिक की पुरखुलूस मोहब्बत पर उसे बड़ा मान था। शामीन के घर वाले अली शाह से मिलकर बहुत खुश हुए थे और डिनर के बाद अपनी नेक दुआओं और बहुत से गिफ्ट्स देकर उसे रुखसत किया था। जबकि वापसी में शामीन कॉफी पीने के लिए जबरदस्ती अली शाह को सीप शाह के घर ले आई थी और खुद ही शाह साईं से उसका तफसीली तारुफ करवाया था। वो खुले दिल से उससे मिले थे। मेहमान नवाजी उनके खानदान की शान थी। बहुत खुशी हुई है तुमसे मिलकर। वाकई अपने मुतालिक सोचकर अफसोस होता है कि हम तो नाम के ही मुसलमान रह गए हैं। बहुत मुबारक और बहादुरी का काम किया है तुमने। अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे। शाहनवाज सोमरो उससे बगलगीर होते हुए कुछ ठटक से गए थे। उसके चेहरे के नकुश बड़े जाने पहचाने से लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि कभी उन्होंने अली से मिलते जुलते किसी शख्स को जरूर देखा होगा जो उनकी याददाश्त में महफूज था, मगर फिल वक्त याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा था। वो सर झटकते हुए अली से बड़ी गर्म जोशी से मिले थे। थैंक यू वेरी मच अंकल, आप लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत दिया है। क्यों सीप, अब तो हमारी दोस्ती पक्की हो गई है ना? गैर इरादी तौर पर अली शाह के मुंह से उनके सामने ही निकल गया था और सीप ने सरासीमा होकर शामीन की तरफ देखा था। हाँ अंकल, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। ये अली शाह हमारे डिपार्टमेंट में ही होते हैं। इनको उर्दू जुबान सीखने का बहुत शौक है, लिहाजा ये हमारे प्रोफेसर बारी से उर्दू सीख रहे हैं। शामीन ने वजाहत करते हुए कहा था। जानती थी कि शाहनवाज सोमरो लड़कियों की लड़कों से दोस्ती को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जी हाँ शाह साईं, अली शाह हम तीनों का बहुत अच्छा दोस्त है। वैसे भी तो हमें अब इसके साथ बेहद तामुन करना है ताकि इसे और इस जैसे दूसरे नो मुस्लिमों को ये पता चल सके कि हम मुसलमान कितने दरिया दिल और मेहमान नवाज होते हैं। खास तौर पर हम सिंध के रहने वाले तो बहुत मेहमान नवाज और इंसान दोस्त होते हैं। शामीन मलिक को घबराते देख शहराम ने भी उसकी बात की तायीद की थी तो सीप शाह की रुकी हुई सांसें बहाल हुई थीं। उसने शुक्र आमेज अंदाज में शामीन की तरफ देखा था जिसने वाकई शहराम की जात और उसके ख्यालात को किसी हद तक बदल कर रख दिया था। बिल्कुल भाई, ये तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो नौ मुस्लिमों के साथ अच्छे सलूक और ताउन की तलकीन की है। शाहनवाज सोमरो ने शहराम की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा था। ओके अंकल, अब मुझको इजाजत दें। इस मेहरबानी का एक बार फिर शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। अली शाह ने उनसे इजाजत तलब की तो शाह साईं ने मुलाजिम को इशारा किया था। थोड़ी देर में बहुत से तारीफ के साथ शाह साईं ने अपने हाथों से अली शाह को अजरक पहनाई थी। ये उनकी खानदानी रीत थी कि दूर दराज से आने वाले मेहमान को अजरक बतौर तोहफा जरूर पेश की जाती थी। ये रवायत उनके खानदान ही की नहीं, सिंध की भी तहजीब और सकाफत का हिस्सा है। अजरक को देखकर अली शाह की आंखों की चमक दुगनी हो गई थी। उसके लिए आज के तहफ भी में सबसे कीमती तोहफा ये अजरक ही थी, जिसके एक छोटे से टुकड़े को निशानी की सूरत में वो यूरोप से लेकर चला था और आज वही तोहफा उसे दिया गया था। उसने अकीदत से अजरक को आंखों से लगाया था, जैसे अपनी परनानी की चादर को बोसा दे रहा हो। उनकी रूह को जरूर तस्कीन मिली होगी। ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अली शाह ने ठहर ठहर कर अल्फाज अदा किए थे कि कहीं कोई लफ्ज गलत ना बोल जाए। अल्लाह हाफिज यंग मैन, शाह साईं ने जवाबन कहा था और वो बड़ी मुसरत के साथ शाह पैलेस से रुखसत हुआ था। शामीन भी अपने घर चली गई थी क्योंकि उसके घर और शाह पैलेस में सिर्फ दीवारों ही का फासला था। शहराम और सीप ने भी अपने अपने बेडरूम का रुख किया था। एक बात कहूँ सीप, क्या तुमने कभी अली शाह की आंखों को गौर से देखा है? शामीन और सीप सेमिनार रूम में नोट्स बना रही थी। तभी अचानक शामीन ने सीप की जानिब देखते हुए सवाल किया था। भाई वो अंग्रेज है, इसलिए उसकी आंखें यकीनन ब्लू या ग्रीन या फिर गोल्डन ब्राउन होंगी। मैंने कभी गौर नहीं किया है, सीप ने पॉइंट नोट करते हुए कहा था और बदस्तूर अपने काम में मसरूफ रही। उसने पहले सेमेस्टर में पूरे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा मार्क्स लिए थे, इसलिए वो बड़ी मेहनत से नोट्स तैयार करती थी। शामीन ने सीप के चेहरे को गौर से जांचती नजरों से देखा था। क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सीप ने कलम बंद करते हुए शामीन की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा था। मैंने तुमसे अली शाह की आंखों का रंग नहीं पूछा, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी आंखों का रंग ग्रीन है। मैं उसकी आंखों में जलते मोहब्बत के इन जुगनुओं की बात कर रही हूँ जो तुम्हें देखते ही दियों की तरह जलने लगते हैं। तुमने कभी गौर किया है
کہ तुमसे बात करते हुए, तुम्हारी जानिब देखते हुए उसकी आंखों में मोहब्बत की जो रोशनी नजर आती है, उसमें मुझे सच्चाई और खुलूस दिखाई देता है। क्या सचमुच तुमने कभी महसूस नहीं किया है? शामीन ने उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखते हुए कहा था। मेरी जिंदगी में ऐसी बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे भी ये सब नामुमकिन है और जरूरी नहीं कि जो कुछ तुमने देखा है और महसूस किया है वो वाकई सच्चाई पर मबनी हो। हमारे फैमिली बैकग्राउंड और रस्म रवाज के बारे में तो तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे आला तालीम हासिल करने की रियायत मिली है, लिहाजा मैं बाबा साईं के इत्तेमाद को ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। और शामीन, तुम भी आइंदा इस मौजू पर कभी बात ना करना। मैं अपनी मुश्किलात में इजाफा करना हरगिज नहीं चाहूंगी, सीप ने बड़े संजीदा अंदाज में कहा था और दोबारा अपने नोट्स फाइल पर झुक गई थी। इसका मतलब है कि तुम इस हकीकत से वाकिफ हो कि अलीशा तुम में इंटरेस्टेड है। तुमने भी ये बात महसूस की है कि शायद वो अनजाने में तुमसे मोहब्बत करने लगा है। यकीनन उसने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा हुआ, मगर खामोशी और बिलखुसूस मोहब्बत करने वाले की आंखें अंदर के सारे हाल का इजहार कर देती हैं। याद रखो सीप, मोहब्बत के जज्बात तो दिलों में पलते हैं, लफ्जों में नहीं। और अगर जज्बे लफ्जों में कैद हो जाएं तो वो बेजान ही नहीं बेरूह भी हो जाते हैं। मोहब्बत करने वाले लोग दिलों में बसते हैं और दिल खुदा का घर होता है। इसलिए अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो मुसाफिर को मायूस लौटाना नहीं चाहिए, चाहे दस्तक देने वाला हाथ किसी का भी हो। शामीन ने बड़े फलसिफाना अंदाज में मोहब्बत का फलसफा बयान किया था। जाने सीप को क्या समझाना चाह रही थी। हालांकि वो तो खुद बेखबर थी कि मोहब्बत पर ईमान रखने वाली सीप तो खुद को रवायतों और रवाजों की सूली पर चढ़ा चुकी है। वो अपने बुजुर्गों की रवायात से इनहराफ नहीं कर सकती थी। जहाँ जिंदगियों के फैसले रवायतों और रवाजों के तहत किए जाते हों, वहाँ फरसूदा रवाजों में कैद लोग मोहब्बत की आज़ाद जुबान कहाँ समझते हैं। ना चाहते हुए भी उसे अपनी बुजुर्गों के किए फैसले की पासदारी करते हुए एक नापसंदीदा शख्स के साथ जबरदस्ती की जिंदगी गुजारनी थी। मगर उसका दिल राजी नहीं था। अलबत्ता उसे किसी मौजज़े की उम्मीद जरूर थी कि शायद तकदीर उसके नसीब का फैसला बदल दे। वो शामीन मलिक के सामने खुद को अयां करना नहीं चाहती थी। उसकी जात का भरम किसी के सामने टूट कर रेजा रेजा बिखर जाए, ये उसे गवारा नहीं था। इसलिए उसने अपने अंदर पलने वाले तमाम जज्बों और दिल में मचलती ख्वाहिशों के शोर को एक बंद कमरे में डालकर बाहर से ताला लगा दिया था, ताकि इस शोर की आवाज उस तक भी ना पहुंचे और कोई दूसरा भी उसे ना सुन सके। अच्छा, इस मौजू पर भी कभी बात करेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शाह बीबी के शौहर को तलाश करवाने के लिए अपने पापा से बात करूं। वो तो बिजनेस के सिलसिले में सारी दुनिया में घूमते हैं। उनके लिए ये काम मुश्किल ना होगा कि वो शाह बीबी के शौहर का पता लगा सकें। अगर वो मिल गए तो हम उनसे खुद राब्ता करेंगे, शामीन ने उससे पूछा था और अपनी तजवीज़ पेश की थी। वो उसकी बेहद मुखलिस दोस्त थी और सीप को परेशान और दुखी नहीं देख सकती थी, क्योंकि सीप की अम्मी के इंतकाल के बाद सीप की तरबियत और देखभाल शाह बीवी ही ने की थी, लिहाजा वो जज्बाती तौर पर उनसे बहुत अटैच थी। तुम नहीं जानती हो शामी, शाह बीवी के शौहर दौलत कमाने के गर्ज से अमेरिका चले गए थे, ताकि इतनी दौलत इकट्ठी कर लें जो उन्हें हमारे खानदान के शायान शान बना दे और वो शाह बीवी को हवेली की कैद से निजात दिलाकर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएं। ना जाने प्रदेश में उनके साथ क्या हालात पेश आए, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं स्कूल की छुट्टियों में गाँव गई थी तो शाह बीवी के शौहर एक बार भी फिर उन्हें लेने आए थे, मगर हकनवाज चाचा ने इन्हें मायूस लौटा दिया था कि वो शाह बीबी की शादी कर चुके हैं, लिहाजा अब वो उनको भूल जाएं। उस वक्त चाचा साईं प्रोफेशनल असेंबली के मेंबर थे, इसलिए उनके असुसुख और ताकत का मुकाबला करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। इसलिए किसी किस्म की कानूनी चाराजोई किए बगैर वापस अमेरिका चले गए थे। तब से आज तक दोबारा उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया था। शाह साईं इन दिनों हज करने के लिए मक्का शरीफ गए हुए थे, इसलिए उनको ये सब बात में पता चला था और उन्होंने बात पुरस भी की थी, मगर चचा साईं ने जाने किस तरह शाह साईं को मुतमईन कर दिया था कि वो इस सिलसिले में मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर चुके थे। शाह बीबी इन तमाम बातों से बेखबर थीं, इसलिए आस का दामन थामे अपने जीवन साथी की आमद की मुंतजिर थीं कि शायद तकदीर उन पर मेहरबान हो जाए। अभी कुछ अर्सा पहले ही शाह बीबी को सारी हकीकत से आगाह किया गया है, इसलिए वो सदमे से शदीद बीमार हो गई हैं। शाह साईं उनके लिए परेशान और फिक्रमंद जरूर हैं, लेकिन मजबूर हैं। अब वो चाहें भी तो शाह बीबी के लिए कुछ नहीं कर सकते। सीप ने उसे सारी तफसील से आगाह करते हुए भी कहा था। वही इस मौजू पर तो शाह साईं से बात की जा सकती है और वो खुद इतना असुसुख रखते हैं कि शाह बीबी के शौहर की तलाश के सिलसिले में अपने तमाम जराए इस्तेमाल करते हुए एक कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। हो सकता है हम कामयाब हो जाएं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। बस मैं आज ही पापा से बात करती हूँ, शामीन ने उसके कांधे को मोहब्बत से थपथपाते हुए कहा था और उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि उसने आज फैसला कर लिया था कि रात के खाने पर वो जुनैद मलिक से इस मसले पर बात जरूर करेगी। शामीन जाते जाते आस व उम्मीद के जुगनू उसके हाथों में थमा गई थी। वाकई कोशिश तो की जा सकती थी, आखिर दुनिया के इतने मसाइल यूं ही तो खुद ब खुद हल नहीं हो जाते, उसके लिए अमली कोशिश करनी पड़ती है।
लिहाजा सीप ने भी इस सिलसिले में शाहनवाज सोमरो से बात करने का पक्का इरादा कर लिया था। वो शाह बीबी के साथ होने वाले जुल्म की तलाफी चाहती थी, वरना आह को अगरचे एक उम्र लगती है असर होने तक, पर मजलूम की फरियाद रायगा नहीं जाती। इससे पहले कि उसके खानदान वालों के लिए मकाफात अमल शुरू हो, वो इन्हें तलाफी और कफारे की अदायगी की तरफ राग़िब करना चाहती थी। और ये इंतहाई खुशकुन बात थी सीप के लिए कि पहली मरतबा शहराम सोमरो ने उसकी बात से इत्तफाक किया था। शायद ये शामीन की रफ़ाक़त और सोहबत का असर था, जो वो वाक़ई बदलता जा रहा था। उसकी शख्सियत रफ्ता रफ्ता नए सांचे में ढल रही थी और उसका सारा का सारा क्रेडिट शामीन मलिक को जाता था, इसलिए वो उसकी बेहद मशकूर थी। रात के खाने पर सीप और शहराम ने एक ही बात की थी। शाहनवाज सोमरो जो पहले ही एहसास जुर्म के बोझ तले शर्मिंदा थे, उन्होंने उनकी तजवीज़ से इत्तफाक किया था और अपने पूरे तामुन का यकीन दिलाया था। आज वो बहुत खुश थी। खाने के बाद वो अपनी कॉफ़ी अपने बेडरूम में ले आई थी और फिर रॉकिंग चेयर संभालते हुए सोच के वसी सहरा में उतर गई थी। उसकी ज़िंदगी में कोई खुशनुमा तसव्वुर, किसी सुनहरी याद के तसव्वुर चश्मे तसव्वुर में पिन्हा नहीं थी, सवाए शाह बीबी की पुरशफ़क़त और मोहब्बत से लबरेज़ रफ़ाक़त के दिनों की, जिन्हें वो अक्सर याद करती थी। अचानक ही उसके तसव्वुर में दो सब्ज़ आँखें छम से उतर आई थीं। अलीशा, तुम क्यों मेरी ज़िंदगी में दबे पाँव दाखिल हो गए? मैं जानती हूँ इस राह पर चलकर तुम्हें कोई मंजिल नहीं मिलेगी, फिर तुम क्यों सफ़र की सोबतें तय करके खुद को आबला पा करते हो? हालांकि मैं जानती हूँ कि वो ख्वाब, वो ख्वाहिश, वो आरज़ू जो तुम्हारे हीरों जैसी चमकती आंखों में जगमगाती है, वो ख्वाहिश और वो आरज़ू कभी पाया तकमील को नहीं पहुँचेगी। ये मुआशरा एक गैर मज़हब की औरत को जो इस्लाम के दायरे में दाखिल होकर किसी मर्द का हाथ थामकर हमारे मुआशरे का हिस्सा बन सकती है, रफ्ता रफ्ता ये मुआशरा उसे कबूल भी कर लेता है। लेकिन एक गैर मज़हब के मर्द को जो दायरा इस्लाम में दाखिल भी हो जाए, तो लोग उसे कबूल नहीं करते हैं, उसके साथ कोई रिश्ता कायम करने का तसव्वुर नहीं करते हैं। एक मर्द तो एक अंग्रेज़ औरत को मुसलमान करके शादी कर सकता है, मगर एक मुस्लिम औरत ऐसा करने पर मायूब ठहराई जाती है। सीप इतनी बहादुर नहीं थी कि वो अली शाह का हाथ थामकर उसकी ख्वाहिश और ख्वाब की तकमील में उसकी हौसला अफजाई करती। उसमें समाज की आहिनी दीवारों से टकराने का हौसला नहीं था। अगर समाज इजाज़त दे भी देता, तो उसके ख़ानदान वाले ऐसा हरगिज़ नहीं होने देते। वो खुद से हम कलाम थी। सीप के लिए शहराम के बाद किसी भी अच्छे शरीके सफ़र की कमी नहीं थी। उसे तो कोई भी बहुत अच्छा शख्स मिल सकता था, मगर शख्सी एतबार से अली शाह में वो तमाम खूबियाँ मौजूद थीं, इसलिए ना चाहते हुए भी उसका दिल बार बार उसी की जानिब माइल होता था। वो बगैर कहे ही अपने अंदर के जज्बों का इजहार अपनी आंखों के जरिए सीप पर बार 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 इजहार कर चुका था, मगर सीप ने कभी उसका हौसला अफजाई नहीं की थी। इसलिए सीप की जान तो साख खामोशी की वजह से अली शाह अब तक खामोश था। उसने अपने जज्बों को जुबान नहीं दी थी कि बाज़ औक़ात जज्बे लफ्ज़ों की बेसाखी से बेवक़्त और बेमोल हो जाते हैं। शायद वो किसी मौजज़े का मुंतज़िर था, इसलिए मुनासिब वक़्त का इंतज़ार कर रहा था। जबकि पलकों पर नींद का बोझ बढ़ने लगा, तो वो बेड पर आ गई और जाने शब की किस पहर वो नींद की वादी में उतर गई थी। शामीन की बातों का उसने पूरी ईमानदारी और सच्चाई से तज्ज़िया किया था। अली शाह से मुतल्लिक़ उसकी आंखों ने बड़ा गहरा मुताला किया था, जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त था, मगर सीप उसकी तायीद नहीं कर सकी थी, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। इसलिए इस बारे में वो सोचना भी नहीं चाहती थी। अलबत्ता तन्हाई में अक्सर अली शाह की आंखें उससे सवाल करती थीं, जिसका जवाब उसके पास ना था। उनके आखिरी सेमेस्टर शुरू होने वाले थे, तब बिलाखिर अली शाह ने अपनी चुप को तोड़ने का फैसला कर लिया था। सीप उसे प्रोफेसर बारी के ऑफिस में मिल गई थी, जो किसी काम से सदर शोबा उर्दू के ऑफिस तक गए थे। सीप उनसे ज़रूरी डिस्कशन के लिए आई थी। कुछ पॉइंट उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। वो फाइल पर झुकी कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। तभी अली शाह ने उसके बराबर वाली चेयर पर बैठने की इजाज़त तलब की थी और सीप ने उसकी गैर मुतवक्को आमद पर चौंक कर देखा था। दरअसल इन दिनों अली शाह की दोस्त लारा अमेरिका से उससे मिलने आई हुई थी, इसलिए सीप का ख्याल था कि अली शाह कुछ दिन यूनिवर्सिटी ना आएगा, लेकिन वो खिलाफ़े तवक्को उसके सामने मौजूद था और वो चाहते हुए भी उसे वहाँ बैठने से मना नहीं कर सकी थी। उसे अली शाह की गहरी प्याम देती आंखों से वहशत होने लगी थी, इसलिए उसका सामना करने से कतराने लगी थी। सीप, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ तवज्जो से सुनना। दरमियान की खामोशी को तोड़ते हुए बिलाकर वो सीप से मुखातिब था, जो लातलक सी बैठी थी। सॉरी अली, इस वक्त मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, ये आर्टिकल मुकम्मल करना है, वरना जहन से सारे पॉइंट्स आउट हो जाएंगे। सीप ने फाइल पर झुके ही जवाब दिया था। प्लीज़ सीप, आज तुमको मेरी बात सुननी होगी। कम अज़ कम मुझको इतना तो अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सफ़र में कोई मेरे साथ है या मैं तन्हा ही सफ़र कर रहा हूँ। अली शाह ने उसके आगे से फाइल उठाते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। ठीक है, आज तुम्हें भी खुशफहमियों के भंवर से बाहर आ जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम अब तक सिर्फ शराब के ताक़ुब में सफ़र कर रहे थे। शराब के पीछे सफ़र करने वालों की कोई मंजिल नहीं होती, तुम ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो। सीप ने बिलाकर उसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा था। मैं तुमको लाइक करता हूँ,
اتنا زیادہ کہ تم چاہو تو اس کو محبت کا نام دے سکتی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا سیف، وفا صرف ایشیائی لوگوں کی میراث نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بھی وفا اور محبت کی لاوانی مثالیں بے شمار ملیں گی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس پر ذات اور نسل کی تفریق مٹا کر ایمان لایا جائے۔ ضروری نہیں کہ صرف ایک پاکستانی مسلم ہی تاعمر تمہارے ساتھ شادی کر کے وفا پرست اور مخلص رہے، کوئی اور بھی ایسی زندہ جیتی جاگتی مثال بننے کا خواہش مند ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس کے جذبوں پر اعتبار کرو تو کیا تم میرا ساتھ قبول ہے؟ میں تمہارے لیے ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، علی شاہ نے بڑے ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا اور جواب کا منتظر تھا۔ تمہاری ساری باتوں کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے کہ ایسا ناممکن ہے۔ اب اس موضوع پر آئندہ مجھ سے بات مت کرنا، سیف نے فائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا تھا اور اٹھ کر تیزی سے آفس سے نکل گئی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اسے آواز دینا چاہتا تھا، لیکن شاید اب اس کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ علی شاہ تھکے ہوئے قدموں سے بڑا مایوس ہو کر وہاں سے نکلا تھا۔ رات سے بھر اپنی تمام خواہشوں کا دکھ دھواں بن کر اس کی آنکھوں میں کڑواہٹ بھرتا رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے ڈرائیونگ کی تھی اور فلیٹ میں داخل ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس روز کے بعد سے سیف یونیورسٹی نہیں گئی تھی، ان کے فائنل سیمسٹر کی ڈیٹ آ چکی تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ اس بات کا ذکر اس نے شامین سے بھی نہیں کیا تھا۔ علی شاہ کی دوست اور کلاس فیلو لارا اس کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر مایوس ہو کر واپس امریکہ لوٹ گئی تھی۔ وہ عیسیٰ کی تلاش میں پاکستان آئی تھی، مگر یہاں اس کی ملاقات علی شاہ سے بھی ہوئی تھی۔ عیسیٰ سے علی شاہ بننے کے سفر میں وہ اس کی پہنچ سے دور جا چکا تھا، جسے پانے کا تصور ناممکن تھا، اس لیے وہ واپس لوٹ گئی تھی۔ وہ بہت مایوس اور شکستہ دل تھا۔ اس نے ایک طویل عرصے بعد اپنی ماں کو یاد کیا تھا اور انہیں لیٹر لکھ کر خود پر گزرنے والی ساری روداد لکھ ڈالی تھی۔ جواباً اس کی ماں نے اس کے باپ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ مسلم اور پاکستانی ہے اور ایک عرصے پہلے پاکستان واپس چلا گیا تھا۔ جن دنوں عیسیٰ ان کے پاس تھا، انہوں نے اس کو اس کے باپ کا ایڈریس اور تصویریں وغیرہ بھی بھجوائی تھیں، جن میں اس کے باپ سے ان کی شادی کی تصویریں بھی تھیں۔ عیسیٰ کے ساتھ بھی اس کے باپ کی تصویریں تھیں۔ جب وہ 11 برس کا تھا، اس کی ماں نے لکھا تھا کہ وہ پاکستان میں اپنے باپ سے ملاقات کرے تو وہ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ آخر وہ اس کی ماں تھیں اور بیٹے کے دکھ کو 7 سمندر پار بیٹھ کر بھی محسوس کر سکتی تھیں۔ بہت دنوں بعد وہ مایوسی کے اندھیرے سے باہر نکلا تھا اور اب اسے امید کی روشنی میں اپنی منزل بھی دھندلی دھندلی سی دکھائی دینے لگی تھی۔ آج وہ اپنے باپ سے ملنے جا رہا تھا، جو اس وقت شہر کے ایک کامیاب بزنس مین بن چکے تھے۔ فائنل سیمسٹر سے فارغ ہوتے ہی شہرام نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ شامین ملک سے شادی کرے گا اور حق نواز سومرو کے سامنے یہ شرط بھی عائد کر دی تھی کہ وہ الیکشن میں اسی صورت میں حصہ لے گا جب شامین ملک کو اس کی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شہرام کے اچانک فیصلے پر شاہ سائیں بہت غصے میں تھے، مگر ان دنوں ارباز سومرو امریکہ سے اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا، اس لیے اس نے شاہ سائیں کو سنبھال لیا تھا، ورنہ شاید وہ غصے میں کچھ سخت فیصلے صادر کر سکتے تھے۔ سیف کو بڑی حیرانی تھی کہ شہرام نے اتنا حوصلہ اور ہمت کیسے پیدا کر لی کہ وہ شاہ سائیں کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی ضد کر بیٹھا۔ وہ تو اسے بھی اپنے خاندان کا عام روایتی مرد سمجھی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ شامین ملک نے اسے بڑی حد تک بدل کر رکھ دیا تھا۔ شاید محبت اتنی ہی زور آور ہوتی ہے، تبھی شہرام سومرو نے انا پرستی کی مسند سے اتر کر صرف اور صرف اپنے دل کی خواہش کی پرواہ کی تھی۔ اسے اپنی اور شامین ملک کی خوشی عزیز تھی اور وہ شامین کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ سیپ سے اس کی منگنی اس کی رضامندی سے ہوئی تھی، مگر بنیادی طور پر یہ اس کے بزرگوں کا فیصلہ تھا، جسے اس نے اس وقت بغیر کسی عذر کے قبول کر لیا تھا۔ اس وقت وہ محبت کے جذبے کی شدت سے آشنا نہیں تھا۔ بچپن سے ساتھ پلتے بڑھتے اسے سیپ سے ایک کزن کی حیثیت سے انسیت ضرور تھی، مگر محبت نہیں تھی۔ ارباز اپنے بابا شاہ نواز کے مقابلے میں ٹھنڈے مزاج کا سلجھا ہوا انسان تھا، اس لیے اس نے شہرام کی بات کو پوری سنجیدگی سے سنا تھا اور اس مسئلے کا بہتر حل نکالنے کے لیے شاہ سائیں کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا۔ حق نواز شاہ بی بی کی ناساز طبیعت کی وجہ سے شہر نہیں آئے تھے، لیکن انہوں نے فون پر شاہ سائیں کو یقین دلایا تھا کہ وہ شہرام کو اس کی منمانی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ خاندان میں سیپ کے جوڑ کا ایک ہی رشتہ تھا جو شہرام کی صورت میں موجود تھا، لہٰذا انہوں نے اس رشتے کو مضبوط کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی، ورنہ شاید سیپ بھی سیاسی گیم کا حصہ بن کر کسی وزیر یا MNA سے بیاہ دی جاتی تاکہ ان کی خاندانی وقار اور طاقت میں مزید اضافہ ہو، یا پھر کوئی جائیداد گھر ہی میں حق بخشوا کر رکھ لی جاتی۔ السلام علیکم پاپا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ کے پاس کچھ وقت ہوگا میرے لیے؟ شامین نے ناشتے کی میز پر جنید ملک سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ نازو ملک چونکہ رات کو پارٹی سے آ کر کافی تھک گئی تھیں، اس لیے ابھی تک اپنے بیڈ روم میں سو رہی تھی۔ حالانکہ یونیورسٹی کے ایگزام سے فارغ ہو کر پچھلے چند دنوں سے شامین کا بھی یہی معمول تھا، وہ صبح دیر سے بیدار ہوتی تھی اور ایگزامز کی خوب تھکن اتار رہی تھی۔ 3-4 روز سے اس نے شاہ پیلس کا بھی چکر نہیں لگایا تھا۔
वालेकुम सलाम बेटा, ज़रूर भाई। अपनी बेटी के लिए हमारे पास टाइम ही टाइम है। आओ, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। जुनैद मलिक ने न्यूज़पेपर एक तरफ रखते हुए शामीन से मुखातिब होकर मुस्कुराते हुए कहा था और शफ़क़त भरी नज़रों से देखा था। थैंक यू पापा। वो पापा शहराम सोमरो आपको कैसा लगता है? दरअसल बात ये है कि पापा शहराम सोमरो ने मुझे प्रपोज़ किया है। मामा के बजाय ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा अटैच रही हूँ और आप मुझे अच्छी तरह समझते भी हैं। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? शामीन ने झिझकते हुए कहा था और सामने बैठे जुनैद मलिक हैरानियों के समंदर में गर्क हो गए थे। अनजाने में उनकी लाडली बेटी किसकी ख्वाहिश कर बैठी थी जो उसकी दस्तरस में नहीं था। लम्हे भर के लिए वो परेशान हो गए थे। क्या तुम इस हकीकत से बेखबर हो कि शहराम सोमरो की बचपन से सीफ शाह के साथ निस्बत तय है? मुझे हैरत है शहराम ने ऐसी बात तुमसे क्यों कर कही है। इस सिलसिले में शाह साईं से मैं खुद बात करूंगा। आखिर ये क्या मजाक है? शहराम सोमरो ने जुनैद मलिक ने गुस्से से चेयर पीछे धकेलते हुए खड़े होकर कहा था। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? नहीं पापा, प्लीज अभी आप उनसे बात नहीं कीजिएगा। मैं खुद शहराम से इस सिलसिले में बात फरोख्त करूंगी। उसने ऐसा फजूल मजाक मुझसे क्यों किया है? शामीन ने इन्हें रोकते हुए कहा था। जब्त के बावजूद आंसू कितार दर कितार उसकी पलकों के किनारे आ खड़े हुए थे। इससे पहले कि वो पलकों की बाढ़ फलांग कर बाहर निकलते शामीन दौड़ती हुई अंदर अपने बेडरूम की तरफ भागी थी। जुनैद मलिक ने अफसरदगी से जाती शामीन को देखा था और वापस चेयर पर बैठ गए थे। शामीन के मना करने पर उन्होंने फिलहाल अपना इरादा बदल दिया था। अलबत्ता शामीन के नाजुक दिल को ठेस पहुंचने की वजह से वो डिस्टर्ब हो गए थे। शहराम सोमरो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे जज्बात से खेलकर मेरे एहसासात का मजाक उड़ाया है। सब कुछ जानते बूझते मुझे शराब के पीछे बढ़ने वाला मुसाफिर बनाया है। अगर मुझे मालूम होता कि तुम किसी और की मंजिल हो तो मैं कभी तुम्हारे साथ मोहब्बत की शाहराह पर नहीं चलती। उफ मेरे खुदा, ऐसी बेखबरी सीप शाह ने भी मुझे अंधेरे में रखा। मैं जो उसे अपनी बेहतरीन दोस्त समझती थी उसी ने मेरे इत्तेमाद के शीशे को रेजा रेजा कर दिया है। मैं उसके सामने अपने दिल का हाल कहती रही, अपनी और शहराम की मोहब्बत की किताब का एक एक वर्क उसके सामने खोलकर रखती रही। उसने मुझे रोका तक नहीं। आखिर क्यों? क्या रेजा रेजा करने के लिए मैं ही रह गई थी? उसको कम अज कम दोस्ती का भरम तो रखना चाहिए था। सीफ शाह, तुमने जो भी किया कम अज कम मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है, मैं भी तुम लोगों की जिंदगी से इस तरह निकल जाऊंगी कि तो अगर तुम लोग मुझे दोबारा आवाज भी देना चाहो तो तुम्हारी आवाज मुझ तक ना पहुंचे। तुम अपने जुर्म का अजाला करना चाहो भी तो ना कर सको। आंसू कितार दर कितार उसकी आंखों से बह रहे थे। कितने ही पहर गुजर गए थे। वो खामोशी से बेड पर लेटी खलाओं में घुर रही थी। तभी यकायक साइड कॉर्नर पर रखे फोन की बेल बजी थी। कई लम्हों तक कमरे के सुकुत में फोन बेल इर्ताश पैदा करती रही मगर वो बेहिस्सो हरकत ही रही। वक्फे वक्फे से मतवातर फोन बेल बज रही थी मगर वो उठा नहीं रही थी। मजबूरन शहराम को शामीन के घर तक आना पड़ा था मगर जुनैद मलिक जो कि बेटी की हालत देखकर ऑफिस जाने का इरादा मुलतवी कर चुके थे, बाहर ही लॉबी में उन्होंने शहराम को शामीन से मिलने से रोक दिया था और उससे बात भी की थी कि उसने उनकी बेटी के साथ इतना थर्ड क्लास मजाक क्यों किया। शहराम ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी और शामीन से मिलने की दरख्वास्त दी लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। लिहाजा शहराम वापस शाह पैलेस चला आया था। उसे अंदाजा था कि सीफ और उसके रिश्ते की हकीकत जानकर शामीन को बहुत दुख हुआ होगा। उसने यह हकीकत शामीन से छुपाई थी। उसे अंदाजा था कि अब इस हकीकत को जानकर वो बहुत हर्ट हुई होगी और शहराम से सख्त नाराजगी। जब भी वो फोन रिसीव नहीं कर रही थी मजबूर होकर शहराम ने सीफ को सारे मामले से आगाह किया था और मजबूर किया था कि वो शामीन की गलतफहमी और नाराजगी को दूर करने की कोशिश करे। सीफ को भी अपनी पोजीशन क्लियर करना थी क्योंकि उसने भी मसलिहतन ये हकीकत शामीन से छुपाई थी जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि शामीन समझ सकती थी कि सीफ और शहराम के रिश्ते का फैसला सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों की खुशी और रजामंदी से तय हुआ था। उन दोनों फ्रीकैन की मर्जी को कोई खास अहमियत भी नहीं थी। सीफ को अंदाजा नहीं था कि एक सच को मसलिहतन छुपाने से दोस्ती और इत्तेमाद के रिश्ते पर ही हर्फ नहीं आएगा बल्कि आपस के ताल्लुकात में दरारें भी पड़ जाएंगी। शामीन मलिक के मामा की इस बात का इल्म हुआ तो वो सीफ पर बहुत गुस्सा हुई थी और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि शामीन तुम लोगों से हरगिज मिलना नहीं चाहती हैं। मिसेस मलिक के इंतहाई रवैये को देखते हुए सीफ की दोबारा हिम्मत नहीं हुई थी उनके घर जाने की क्योंकि शामीन ने तो घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। उसकी मौजूदा जज्बाती हालत के पेश नज़र मिसेस मलिक ने उसे अपनी नंद के पास जो लंदन में रहती थी कुछ दिन के लिए भेजने का फैसला कर लिया था और उसकी सीट भी जल्द अज जल्द कन्फर्म करा दी थी। शहराम सोमरो पर यह खबर बिजली बनकर गिरी थी कि वो उन सबसे इतनी शाकी हो चुकी थी कि उनसे मिलना तो दरकिनार उनसे दूर जाने के लिए मुल्क ही छोड़ी जा रही थी। वो बहुत बेचैन और परेशान था और उसने हिम्मत करके अरबाज सोमरो को तमाम हकीकत से आगाह करके मदद की दरख्वास्त की थी। आखिर अरबाज ने भी तो खानदान से बाहर गैर खानदान में शादी की थी। फिर शहराम ऐसी ख्वाहिश कर रहा था तो बेजाना था। उनके खानदान में दोगली पॉलिसी राइज थी, मर्दों के लिए अलग असूल और औरतों के लिए अलग असूल। मर्द चाहे तो उन असूलों की पासदारी ना करे लेकिन औरत ऐसा करे तो रवायात तोड़ने की मुजरिम ठहराई जाती थी। क्या बात है सीफ,
तुम बहुत चुप चुप सी रहती हो, अक्सर मैंने तुम्हें सोचों में मुब्तला ही देखा है। देखो तुम्हारे भाई बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, इसलिए वो सारे मामले को खुद ही हैंडल कर लेंगे। तुम्हें फिक्रमंद होने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ुनिया ने बड़ी अपनाइश से उसे साथ लगाते हुए कहा था, जो इस वक्त लॉन में पड़े झूले पर टिकी हुई थी। ज़ुनिया खान पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, इसलिए वो घर के मौजूदा हालात के बाइस सीप को तसल्ली देने आई थी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। शामीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो एक आइडियल और मुनफरिद लड़की है जो शहराम की ज़िंदगी में शामिल होकर उसे एक कामयाब इंसान बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। मैं चाहती हूँ कि शहराम की शादी शामीन से ही हो, क्योंकि मुझे शहराम की ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं। ये रिश्ता सिर्फ बुजुर्गों की खुशी और रजामंदी से तय हुआ था, लिहाजा अब अगर शहराम इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर इन सबको एतराज़ क्यों है? आखिर वो हमें हमारी मर्जी से जीने का हक क्यों नहीं देते हैं? बोलते बोलते सीप का गला रुंध गया था और उसी वक्त अरबाज सोमरो जाने कब वहां आ खड़े हुए थे और सीप का आखिरी जुमला उन्होंने सुन लिया था। तुम खुद को तन्हा मत समझो सीप, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जो भी फैसला होगा तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल होगी। मैं शाह साइन को समझाऊंगा कि ज़माना बहुत तरक्की कर चुका है, इसलिए हमें अपने जहनों को जंग आलूद रखने के बजाय तरक्की देनी चाहिए। ये बरसों से कायम रस्म व रवाज, जिसमें इंसानियत की भलाई और वक़ार के बजाय तबाही और ज़ुबू हाली पोशीदा है, ऐसे रस्म व रवाज को तर्क कर देना चाहिए। इन तमाम रवायतों को भी ख़त्म कर देना चाहिए जो इंसानियत को तरक्की के बजाय तंज़ली की तरफ ले जाएं। ये कौन से सहीफे में लिखा है कि हमारे ख़ानदान के लड़के लड़कियों की शादी ख़ानदान से बाहर नहीं हो सकती? तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ तो सब कुछ ठीक कर लूँगा। अरबाज ने उसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखते हुए कहा था और अंदर की तरफ बढ़ गया था। ये अरबाज की ऑक्सफोर्ड से हासिल करदा आला तालीम का नतीजा था, जो उसकी सोच में इनकलाबी तब्दीलियां आई थीं, वरना पाकिस्तान में रहकर शायद वो भी अपने बुजुर्गों की तरह जिद्दी, हट धर्म और बेलचक आमेज शख्सियत का मालिक होता। सैयद मेहरान शाह वतन छोड़कर प्रदेश जिसके लिए दौलत कमाने के गए थे वापस लौटे तो वो हमेशा के लिए उनसे जुदा कर दी गई थी। इन्हें हरगिज यकीन नहीं आया था कि हदिया शाह उनसे बेवफाई कर सकती है, लेकिन हक नवाज शाह की बात मानने के सिवा उस वक्त कोई चारा नहीं था। आज वो शहर के मशहूर मारूफ बिजनेसमैन थे। दौलत की कोई कमी नहीं थी। जिस हस्ती को पाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया था और एक अंग्रेज औरत से शादी कर ली थी ताकि प्रदेश में अच्छी तरह सेटल हो सकें, माना कि उस वक्त अपने मफाद और हदिया शाह की मोहब्बत से मजबूर होकर उन्होंने बड़ी खुदगर्जी से काम लिया था और अच्छी तरह सेट होते ही जेनी को छोड़ दिया था और वापस वतन आए थे। लेकिन यहाँ तो उनकी दुनिया ही अंधेर हो चुकी थी। शायद जेनी से बेवफाई की इन्हें सजा मिली थी कि हदिया शाह से हमेशा के लिए जुदा कर दिए गए थे। उन्होंने सामने बैठे अपने बेटे को, जो काफी हद तक उनसे मुशाबा था, सारी दास्तान सुनाते हुए कहा था और वो उनकी मजबूरी जानकर दिल से इन्हें माफ कर चुका था, क्योंकि उन्होंने ऐसा सिर्फ मोहब्बत के हसूल के लिए किया था। और अली शाह भी मोहब्बत पर ईमान ला चुका था। उसे भी एक बेपरवाह सी दिलकश लड़की सीप शाह से मोहब्बत हो गई थी। उसकी मोहब्बत शिफाफ पानियों की तरह पाकीज़ा और सागर से ज़्यादा गहराई रखती थी। उसने सीप शाह की खूबसूरत सोच और रूह से सच्ची मोहब्बत की थी, इसलिए वो मोहब्बत के दर्द को समझता था। उसने अपने बाप के दुख को महसूस किया था, इसलिए इन्हें माफ़ कर दिया था। वैसे भी उसकी माँ जेनी दूसरी शादी करके खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी, इसलिए वो चाहता भी तो अपने बाप को कसूरवार ठहरा नहीं सकता था। फादर, क्या मैं आपको बाबा बोल सकता हूँ? मुझको बाबा कहना अच्छा लगता है, क्योंकि सीप शाह भी अपने फादर को बाबा बोलती है। अली शाह ने ग्रेसफुल से मेहरान शाह को मुखातिब करके मासूमियत से पूछा था। यस ऑफ कोर्स मेरी जान, बस अब अपने सीप शाह से भी मिलवा दो। उसकी तारीफें सुनकर तो उसे देखने और उससे अच्छी अच्छी बातें करने को दिल चाह रहा है। मेहरान शाह ने उसकी आमद पर अपनी आज की तमाम अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी थी और लंच करने के साथ साथ पूरा दिन बेटे के साथ गुजारा था। इससे बहुत सी बातें की थी अपनी हदिया शाह की और जीनी की, जिन्हें अली शाह ने पूरी दिलचस्पी से सुना था। मैं कल शाम को आपको उसके घर ले चलूंगा। बहुत अमीर लोग हैं, उसके फादर लैंडलॉर्ड्स हैं, यहाँ इंडस्ट्री के मालिक हैं और बिजनेस करते हैं। अली शाह ने इन्हें सीप शाह की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुख्तसरन बताया था। डोंट वरी माई सन, अब कोई हक नवाज कम हैसियत होने पर किसी मेहरान शाह को हदिया शाह से जुदा नहीं करेगा। मेरे पास जितनी दौलत जायदाद है सब तुम्हारी है। इस मुल्क के सारे शहरों में मेरा बिजनेस फैला हुआ है। सोशल स्टेटस के एतबार से तुम किसी से कम नहीं हो और कोई लैंडलॉर्ड इतनी आसानी से तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता। मेहरान शाह ने उसके अंदर के खौफ को शायद चेहरे से पढ़ लिया था, इसलिए उसके मजबूत कांधे पर हाथ रखते हुए उसे इसके आला और शानदार हैसियत का एहसास दिलाया था। चलो अब किसी अच्छे से होटल में अच्छा सा डिनर करते हैं। बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। रात के 9 बज रहे हैं। मेहरान शाह ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा था। खुशी उनके लिए चांदी के सिक्कों की तरह खनक रही थी। आखिर इतने तवील मुद्दत बाद वो अपने वजूद के हिस्से अपने बेटे से मिल रहे थे। मोहब्बत और शफकत की रोशनी उनके चेहरे पर नूर बनकर फैली हुई थी। ओके लेट्स गो बाबा, अली शाह भी उठते हुए कहा था और मेहरान शाह उस
6.25 फुट के भरपूर नौजवान को बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह अपने साथ लगाए ऑफिस से बाहर निकले थे। सारा स्टाफ जा चुका था, वरना बाप बेटे की मोहब्बत के इस मखसूस अंदाज को देखकर जरूर महफूज होता। वो रात भर नींद में सीप से मुतल्लिक बड़े खूबसूरत सपने देखता रहा था। सुबह भी बहुत भरपूर हुई थी। वो एक नई उमंग और उम्मीद के साथ उठा था कि आज जरूर उसकी मंजिल का यकीन हो जाएगा। दिन का पूरा हिस्सा अली शाह ने बड़ी बेचैनी से गुजारा था और शाम को वक्त से पहले ही तैयार हो चुका था। सफेद कल्फशुदा शलवार में शाहनवाज सोमरों के तोहफे में दी हुई अजरक को अपने कुशादा शानों पर बड़ी अकीदत से डालते हुए खुद पर परफ्यूम का भरपूर स्प्रे किया था। इस लिबास में वो सचमुच रवायती सिंधी लग रहा था, बिल्कुल अपने बाबा मेहरान शाह की तरह। और उसे इस रूप में देखकर मेहरान शाह हैरान हुए बगैर नहीं रह सके थे। वो इतना वजीह लग रहा था कि मेहरान शाह ने बेअख्तियार आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया था, जैसे कोई माँ अपने चांद से बेटे की नजर उतारती हो। पूरी दुनिया में अब वही तो उनका वाहिद सहारा और अपना था। तुम तो पूरे पक्के सिंधी मानो लग रहे हो, मेहरान शाह ने हंसते हुए कहा था। वो तो मैं हूँ, अली शाह ने भी जवाबन हंसते हुए कहा। सीप का दिलकश तस्वुर ही उसे मुस्तकिल मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। खुशी उसके अंदर बाहर से जाहिर थी और उसे देख मेहरान शाह ने दिल में अपने रब से उसकी खुशियों की दुआ की थी कि उसके बेटे को उसकी जिंदगी की अवलीन खुशी आसानी मिल जाए, जिसके लिए वो खुद एक उम्र तक तरसते रहे थे। हदिया शाह के हिजर ने इन्हें जोगी बना दिया था। अमेरिका से वापस आने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ पैसा और दौलत कमाने की मशीन बनकर रह गए थे। एक जुनून था जो उन्हें हर शय से बेगाना कर चुका था। अपनी जात से मुतल्लिक तो उन्होंने अब सोचना ही छोड़ दिया था। हदिया शाह की याद ही अब उनकी जिंदगी भर की साथी थी, जिससे तन्हाई में वो खुद कलामी की सूरत बातें किया करते थे। शायद कुदरत को उन पर रहम आ गया था, जो उनकी तनहा उजाड़ जिंदगी में अली शाह बहार बनकर आया था, जिससे उनके दिलो रूह का गुलशन महक उठा था। वो हंसते मुस्कुराते पोर्च की तरफ बढ़े और फिर गाड़ी अली शाह ने पोर्च से निकालकर मेन गेट पर डाल दी थी। अली शाह एक बार शाह पैलेस आ चुका था, इसलिए वो बड़े इत्मीनान से ड्राइव कर रहा था। सफेद रंग की इंतहाई शानदार कोठी के मेन गेट पर बावर्दी मुलाजिम ने अंदर आने का दरवाजा खोला था और मेहरान शाह की स्याह मर्सिडीज तवील राहदारी को अबूर करते हुए वसीओ अरीस पोर्टिको में जा रुकी थी। शहराम सोमरो निहायत अफसरदा साहिल की रेत पर दूर तक अपनी सोचों की गहराइयों में उतरा। शामीन मलिक की इंतहाई शदीद रवैये से घबराकर घुटनज़दा माहौल से बाहर चला आया था। साहिल से मौजें शोर मचा मचा कर टकरा रही थीं और एक तूफान उसके अंदर बरपा था। उसने ऐसा कब चाहा था? उसने तो अपनी मनचाही शय हमेशा ही आसानी पाई थी। वो समझा था कि जिस तरह शामीन की मोहब्बत इतनी आसानी से उसके दिल में समा गई है, उसी तरह उसको पाना भी बहुत आसान होगा। लेकिन वो भूल गया था कि मोहब्बत करने वाले लोग बहुत जल्दी बदगुमान भी हो जाते हैं। मोहब्बत में इत्तेमाद और सच्चाई लाजमी असूल होते हैं, इसलिए बदइत्तेमादी मोहब्बत के नाजुक शीशे को लम्हों में चूर चूर कर देती है। शहराम से भी गलती हो गई थी, मगर यह गलती मसलहतन हुई थी। वो वक्त का मुंतजर था, मगर इससे पहले ही बदगुमानियों के मौसम ने मोहब्बत के गुलशन में खजा बखेर दी थी। उसने कहीं पढ़ा था कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो उसे आज़ाद छोड़ दो। अगर वो वापस ना आए तो समझो वो कभी तुम्हारा ना हुआ था, और अगर वो वापस आ जाए तो फिर उसकी परस्तिश करो। वो तो किसी की मोहब्बत के जुनून में उससे बिछड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और अब ये आलम था कि उसे अपने हाथों से खोना पड़ रहा था, जिसे खोने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो घुटने जमीन पर रखते हुए बैठ गया था और साहिल की रेत पर बेइरादा शामीन मलिक का नाम लिखने लगा था, और लहरें उसे बार बार मिटाई दे रही थीं। जब दिन भर का थका हारा सूरज अपनी मसाफत तय करके उफक के दामन में मुंह छुपाने लगा और शाम ने सुरमई चादर ओढ़ ली, तो वो भी थके कदमों से घर की जानिब चल दिया। सूरज की तरह उसे भी तन्हाई के अंधेरे में पनाह लेनी थी। मायूस और थकनज़दा गर्द आलू चेहरा लिए वो शाह पैलेस में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसका सामना सीप से हुआ था। उसकी ऐसी खस्ता हालत देखकर सीप को भी बहुत दुख हो रहा था कि उसकी जरा सी कोताही से दो मोहब्बत करने वाले इंसान बदगुमानियों के सहरा में भटक रहे थे। वो जानती थी दोनों की मंजिल एक ही थी, रास्ता भी एक ही था, मगर दरमियान के पुरखार कांटों ने उनका दामन उलझा दिया था और वो अचानक ही जुदा जुदा सिमतों में सफर करने लगे थे। सीप खुद को भी जिम्मेदार ठहरा रही थी कि आज शहराम सोमरो की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी, तभी मुलाजिम ने मेहमानों की आमद की इत्तला दी थी, और इससे पहले कि वो मालूम करती कि कौन आया है, अरबाज सोमरो मुलाजिम की जुबानी मेहमानों की आमद का सुनकर ड्राइंग रूम में चले आए थे। अस्सलाम वालेकुम, माजरत चाहता हूँ, मैं काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर रहा हूँ, इसलिए आपको पहचाना नहीं हूँ। प्लीज़ अपना तारुफ कराएं। अरबाज ने सामने लॉन्ग सोफे पर बैठे मेहरान शाह से मुखातिब होकर कहा था। हालांकि उनकी शक्ल उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी, मगर वो फिर भी पहचान नहीं सका था कि वो कौन है। ये मेरा बेटा सैयद अली शाह है। सीप और ये दोनों क्लास फेलो रहे हैं। दरअसल मैं जिस मकसद के लिए हाजिर हुआ हूँ, इसके लिए मुझे किसी बुजुर्ग से बात करनी है।
اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اپنے بابا سائیں سے ملاقات کروا دیں۔ مہران شاہ نے احترام سے بااعتماد لہجے میں کہا تھا۔ سیب شاہ کا نام سن کر ارباز کو کچھ ان کی آمد کا اندازہ ہوا تھا، مگر وہ علی شاہ کو دیکھ کر کچھ ٹھٹک سا گیا تھا، جو شلوار سوٹ میں ہونے کے باوجود انگریز ہی لگ رہا تھا۔ جی بہتر ہے، ارباز نے کہا تھا اور اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ زنیہ خان کی زبانی سیپ کو معلوم ہوا تھا کہ شاہ سائیں سے کوئی 2 افراد ملنے آئے ہیں، جن میں ایک شکل و صورت سے انگریز لگتا ہے۔ یہ بات زنیہ کو ملازم نے بتائی تھی، جو اندر مہمانوں کی تواضع کا سامان لے کر ڈرائنگ روم میں گیا تھا۔ انگریز کا لفظ سن کر سیپ شاہ کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ کہیں علی شاہ اپنی خواہش کا اظہار کرنے براہ راست اس کے گھر تک تو نہیں چلا آیا ہے؟ لمحوں میں اس کے سرخ و سفید چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ آج اس کا وجدان کسی اہم واقعے کے ہونے کا اطلاع دے رہا تھا۔ وہ زنیہ کو جواب دیے بغیر طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہر رہی تھی اور کسی اندیکھے طوفان کی آمد کی منتظر تھی۔ جانتی تھی کہ علی شاہ کو شاہ پیلس سے ناکام و نامراد لوٹنا پڑے گا۔ ان کے یہاں تو خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں تھا، پھر ایک انگریز جو کہ خوش قسمتی سے مسلم بھی تھا، اس کے باوجود سومرو فیملی اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتی تھی۔ آخر انہیں اس معاشرے میں زندہ رہنا تھا۔ علی شاہ کی رفاقت کا تصور خوش کن ضرور تھا کہ شہرام کو اس نے کبھی سوائے کزن کے اور کسی حیثیت کے دل سے قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے خیالات و نظریات سیب شاہ سے بالکل نہیں ملتے تھے، جبکہ عمر بھر کا بندھن نبھانے کے ذہنی ہم آہنگی کا ہونا بہت ضروری تھا۔ علی شاہ باوجود امریکہ میں پرورش پانے کے مشرقی مردوں والی خصوصیات کا حامل تھا۔ اس میں بہت سی خوبیاں تھیں، اس لیے جب سے سیب شاہ نے اس کی آنکھوں میں اپنی شبیہ عکس بن کر اترتے دیکھی تھی، تب سے غیر محسوس طریقے سے وہ اسے رفتہ رفتہ متاثر کرتا رہا تھا اور وہ اسے پسند بھی کرنے لگی تھی۔ جب اس نے سیب کی رفاقت چاہنے کی درخواست کی تو وہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کوئی آس کا جگنو امید کی کوئی کرن اسے تھما نہیں سکی تھی۔ جانتی تھی کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے ممکن نہیں ہے، پھر وہ اسے اس پرخار راستے پر دور تک ساتھ کیوں لاتی، جس پر چل کر اسے صرف آبلا پا ہی ہونا تھا اور منزل پر پھر بھی اسے نہ ملتی۔ وہ اس تلخ حقیقت کو بہت پہلے دل سے تسلیم کر چکی تھی، مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو علی شاہ کی ایک نظر پڑتے ہی دھڑکنا بھول جاتا تھا، اور جب کوئی دل کے اتنے قریب ہو تو پھر اسے کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ سیپ نے دریچے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھیں، تبھی دروازے پر زور زور سے دستک دی گئی تھی، جسے فوری نہ کھولا گیا تو توڑ دیا جائے گا۔ وہ دل کے بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی اور لاک کھول دیا تھا۔ تم یہاں چھپی بیٹھی کیا کر رہی ہو بھائی؟ نیچے اتنے خاص مہمان آئے ہوئے ہیں، چلو تمہارے بھائی ارباز اور شاہ سائیں تمہیں نیچے ڈرائنگ روم میں بلوا رہے ہیں۔ ہاں ذرا فریش ہو کر آنا، لیکن صرف 10 منٹ ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہم سب کو گاؤں روانہ ہونا ہے۔ زونیا نے زومینی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا اور وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی، شاید اس کی سماعتوں کو دھوکا ہوا تھا۔ کیا کوئی معجزہ ہو گیا تھا؟ اسے اپنی سماعتوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ لیکن بھابھی آخر بات کیا ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح، سیپ نے تھوک نکلتے ہوئے کہا تھا۔ فی الحال تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، بس تم تیار ہو کر فوراً نیچے چلی آؤ، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ زونیا اسے حیران پریشان چھوڑ کر نیچے چلی آئی تھی اور اپنے بیڈ روم میں آ کر اپنی اور مریم کی پیکنگ کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ سب اسی وقت گاؤں جا رہے تھے۔ دراصل شاہ سائیں سے ملاقات کے بعد یہ انکشاف ہوا تھا کہ مہران شاہ ان کے بہنوئی اور ہدیہ شاہ کے شوہر ہیں، جو آج سے 25 برس قبل امریکہ چلے گئے تھے۔ آج اتنے برسوں بعد اپنے بیٹے علی شاہ کے ساتھ ان کی شاہ پیلس آمد سے پرانی داستان ایک بار پھر تازہ ہو گئی تھی، مگر اس بار شاہ سائیں نے ارباز سومرو کے کہنے پر مہران شاہ کو مایوس لوٹانے کے بجائے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کریں گے اور ہدیہ شاہ کو مہران شاہ کے ساتھ رخصت کر دیں گے، جو نکاح کے بعد آج تک مہران شاہ کے سنگ رخصت ہونے کی آس لیے زندگی کاٹ رہی تھیں۔ انہیں بھی آج تک یقین نہیں آیا تھا کہ مہران شاہ ان سے بے وفائی کر سکتے ہیں۔ مہران شاہ کی گزارش پر بھی شاہ سائیں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا۔ یوں تو ان کو اب علی شاہ کے پروپوزل پر اتنا زیادہ اعتراض نہ ہوا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف مسلمان تھا بلکہ سندھیوں کی اعلیٰ ذات سے سید سے بھی تھا، اور سیدوں کو سندھ میں بڑی عزت و احترام دی جاتی ہے۔ شہرام کے معاملے کو وہ گاؤں جا کر حق نواز سے بات کر کے ہی کوئی فیصلہ کر سکتے تھے۔ چکن کے لائٹ پرپل سوٹ میں وہ سلیقے سے بال بنائے حسب معمول اجرک اوڑھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں اور علی شاہ اس دلکش منظر میں کھو کر رہ گیا تھا۔ یہ ہماری بیٹی سیپ شاہ ہے، اور سیپ بیٹا یہ تمہارے انکل ہدیہ شاہ کے شوہر ہیں۔ سیپ ایک صوفے پر ٹک گئی تھی اور سر بھی ضرورت سے زیادہ جھکا ہوا تھا، مگر ہدیہ شاہ کے نام پر اس نے چونک کر سر اٹھا کر سامنے بیٹھے مہران شاہ کو دیکھا تھا، اور پھر اس کے سلام کرنے پر مہران شاہ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ انگوٹھی میں تمہاری پھوپھی ہدیہ شاہ کو پہنانا چاہتا تھا، مگر اب یہ میری بہو کی انگلی میں فٹ آئے گی۔ مجھے یقین ہے ہدیہ شاہ بھی یہاں ہوتی تو اپنی یہ امانت تمہیں ہی سنبھالنے کے لیے دیتی۔ ہمارے یہاں خاندانی زیور ساسیں اپنی بہو ہی کو پہناتی ہیں۔ مہران شاہ نے
जेब से मखमली डबिया निकालते हुए अंगूठी उसके हाथ की उंगली में पहनाते हुए कहा था, शाह साईं प्लीज अब सोचने की बात छोड़ें, सीप आज से मेरी बेटी है। मेहरान शाह ने मुस्कुराते हुए बड़े मान से कहा तो शाह साईं को मजबूरन इस बात में सर हिलाना ही पड़ा था और अरबाज सोमरों ने भी इनकी तायीद की थी। साथ खड़े अली शाह की आंखों में सितारे से चमकने लगे थे। उसने सचमुच उफक पर चमकते चांद को पाने की ख्वाहिश की थी और आज खुशकिस्मती से चांदनी उसके दिल के आंगन में उतर आई थी। अली शाह ने एक नज़र दिलकश से सीप शाह पर डाली थी और फिर जेरे लब मुस्कुराता हुआ अरबाज के साथ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया था। बाहर पोर्च में गाड़ियां बिल्कुल तैयार थीं और वो उसी वक्त गांव जा रहे थे। सीप ने जाने से पहले शामीन को फोन पर सारी बात बता दी थी और इतनी हैरत अंगेज और शानदार खुशखबरी सुनकर वो अपने दुखों को लम्हों में भूल गई थी। वो सीप को मुखलिस तरीन दोस्त थी और उसकी ये शदीद ख्वाहिश थी कि अली शाह की आंखों में उतरने वाला सीप शाह की रफाकत पाने का ख्वाब ताबीर पाले और किस्मत से ऐसा हो गया था। अगरचे वो सीप से बहुत नाराज थी मगर उसकी बेपनाह इल्तजा पर फ़ोन रिसीव करने पर राज़ी हो गई थी। सीप ने अपने और शहराम की तरफ से शामीन की सारी बदगुमानियों को दूर करने की भरपूर कोशिश की थी और शहराम की हमायत में बहुत से दलाइल दिए थे। देखो शामीन, तुम ही कहती थी कि मोहब्बत में अनापरस्ती को हायल नहीं होना चाहिए वरना कभी कभी अपनी सबसे कीमती हंसी को खो देते हैं। शहराम तुम्हारे साथ बहुत मुखलिस है, उसने तुम्हारी रफाकत में अपनी शख्सियत को बदल डाला है, इसलिए प्लीज़ उसे अना का मसला बनाकर मायूस मत करना। वो बहुत डिप्रेस्ड है, प्लीज़ एक बार उससे मिल लो, सीप ने भीगती आवाज़ में दरख्वास्त की थी। तुम जानती हो कि मैं अनापरस्त नहीं हूँ, शहराम से कहो कि मैं भी तुम सबके साथ गाँव चल रही हूँ। मुझे गाँव देखने का बहुत शौक है, मैं नाकदर शनास नहीं हूँ। सीप, मुझे मालूम है शहराम मेरे लिए संजीदा है और मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं फ़ौरन आ रही हूँ, शामीन ने रिसीवर रखने से पहले कहा था। सीप ने रिलैक्स होते हुए शहराम के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी थी। आखिर इस मजनू के जानशीन को भी ये खुशखबरी सुनानी थी। हदिया शाह की तबीयत पहले से कुछ बेहतर हो गई थी। वो अपने कमरे में बेड पर नीम दराज थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मानो उससे खुशबू महसूस करके बेख्तियार उन्होंने दरवाजे की जानिब देखा था। मेहरान शाह होले से दस्तक देकर अंदर चले आए थे। कैसी हो हदिया? देखो मैं आ गया हूँ, हमेशा के लिए, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। मेहरान शाह बेअख्तियार बेड की तरफ बढ़े थे। वही आवाज़, वही लहजा, कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रही थी। अब तो इंतजार करते करते आंखों की रोशनी भी बुझने लगी थी। बेरहम वक्त ने अगरचे चेहरे पर अपने नक्श जरूर छोड़े थे मगर फिर भी चेहरों पर इतनी धूल नहीं जमी थी कि वो एक दूसरे को पहचान ना पाते। जो कुछ हमारे दरमियान हुआ और जो जालिम फैसला ज़बरदस्ती हम पर एक दूसरे की जुदाई में मुसल्लत किया गया था, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मगर मैं फिर भी अपनी कोताहियों की माफ़ी चाहता हूँ। आज ये वक्त और किस्मत दोनों हम पर मेहरबान हुए हैं, तो तुम भी गुज़रे वक्त की सारी तलखियों को भुलाकर सबको माफ़ कर दो। हम कल सुबह ही यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। मेहरान शाह ने हदिया शाह के हाथों को थामते हुए कहा था और उन्होंने बरसती आंखों से अपना सर मेहरान शाह के शाने से टिका दिया था। मेहरान शाह ने अपनी उंगलियों के पुरों से इनके आंसू हथेली पर चुन लिए थे। अगर आप अब भी वापस ना आते तो शायद ये दुनिया छोड़ चुकी होती, हदिया शाह ने भराई हुई आवाज़ में कहा था और उनकी बात सुनकर बेअख्तियार मेहरान शाह ने उनके होंठों पर हाथ रख दिया था। प्लीज़ हदिया शाह, ऐसी बातें आइंदा मत करना। तकदीर की मसलिहत के तहत हम इतना अरसा एक दूसरे से जुदा रहे हैं, लेकिन अब जुदाई का जिक्र भी मत करना। हम दोनों को मिलकर अपने बेटे की शादी करनी है और तुम्हारी लाडली सीप शाह को अपनी बहू बनाना है। मेहरान शाह ने हदिया को अपने बाजुओं के घेरे में लेते हुए कहा था। वो अली शाह से मुतल्लिक इन्हें सब कुछ बता चुके थे। आप ठीक कहते हैं, अब वही तो हमारी आइंदा खुशियों का महवर होगा। रब साईं उसे बेशुमार खुशियों से नवाजें। हदिया शाह ने खलूस दिल से आमीन कहा था। आमीन, मेहरान शाह ने जवाबन आमीन कहा था। हदिया शाह से अली मिल चुका था और जब उसने इन्हें बड़ी अकीदत से अम्मा कहकर पुकारा था तो हदिया शाह को ऐसा महसूस हुआ था कि अली शाह सचमुच उनका बेटा है। अभी थोड़ी देर पहले ही वो उनसे मिलकर गया था। हदिया शाह ने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाकर प्यार किया था। आज एक मुद्दत के बाद कुदरत ने उन्हें उनके सब्र का इनाम मेहरान शाह और अली शाह की सूरत में दे दिया था। उन्होंने भी माजी की तल्ख यादों को भुलाकर सबको माफ़ कर दिया था। मेहरान शाह और अली शाह दोनों ने सच्ची और बेगर्ज मोहब्बत की थी, इसलिए रब साईं ने इन्हें मायूस नहीं किया था और बिलाखर उनके दामन में मोहब्बत का अनमोल मोती डाल दिया था। मोहब्बत की दौलत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती और यही दौलत आज हर इंसान की ज़रूरत है। काश लोग मादी दौलत के पीछे भागने के बजाय रूहानी दौलत और प्यार की दौलत की जुस्तजू करें। आमीन।